हमने 1.83 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। लेट मी नो अभी व्हाट अबाउट 1.84। सर हो गया सर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 1.85 ये भी हो गया ये भी सर। होगा। सर इसमें सी और बी वाला पार्ट एक बार बता दीजिए। चलो तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली ही डिस्कस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने दो पार्ट पूछे हैं तो। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास एम सस्पेंडेड by a thread is first taken aside so that the thread forms the right angle with the vertical and then release। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे एक स्ट्रिंग है अपने पास एंड देर इज अ स्फीयर, स्मॉल स्फीयर ऑफ मास एम, और जब वो वर्टिकल के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो हमने उसको वहां से रिलीज कर दिया। ठीक है, तो इसने बोला क्वेश्चन के अंदर द टोटल एक्सेलेरेशन ऑफ स्फीयर एंड द टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल। तो जब वो वर्टिकल के साथ सपोज किसी भी टाइम टी पर ये ऐसे यहाँ पर आ गया मास एम एंगल थीटा, तो उस इंस्टेंट पे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और थ्रेड का टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखना है। चलिए, तो अभी आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया जैसे कि आप बता रहे हैं, तो कैन यू टेल मी आपने फर्स्ट पार्ट हाँ कैसे किया? यस सर। सर तो स्टार्टिंग में हमें मतलब दिया था कि वो सर मतलब थीटा में हमें एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो मतलब फिर पहले टेंशन को मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया पहले तो। प्लस सर मतलब सर वो एंगल 90 माइनस थीटा लिया कोई फिर। बात नहीं, ठीक है अभी, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आप मुझे एक बार एक बात बताओ, यहाँ पे अगर v जीरो था तो आपने ये वाली v कैसे निकाली, जो ये वाली v है जो मैंने थीटा एंगल पे मानी? हाउ कैन वी फाइंड तो दिस v आउट? वो तो हमें मतलब सर लेंथ एल हम अज्यूम करके फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। अभी तक हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है बाय द वे। हाँ 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 हाँ। चलिए, सो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली अभी कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं, मुझे अच्छा लगा सुन के। बट स्टिल ये बात मैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से तब सिखाऊंगा जब मैं आपको वर्क एनर्जी पावर सिखाऊंगा। बट यहाँ पे यू कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन अच्छा, हाँ ऑफ मोशन। ठीक है, एंड आई विल प्रूव दिस कि हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज कर पा रहे हैं, ये वाली बात मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो उसी उसी के लगाने के बाद इन केसेस के अंदर हम थर्ड इक्वेशन यूज कर पाते हैं। इसका प्रूफ आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। बट खैर, वी नो थर्ड इक्वेशन, तो वी कैन यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू। बस एक छोटी सी बात, यहाँ पे हमें ए की जगह जी वेक्टर लेना होता है और एस वेक्टर। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम डब्ल्यू में करेंगे कि अगर मैं वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करूंगा तो आई विल गेट चेंजिंग द सेम काइनेटिक रिलेशन। एनर्जी, हाँ तो हाँ आई हाँ विल गेट यस। द सेम रिलेशन। बस यहाँ पे ए की जगह आपको जी लिखना होता है। ठीक है, ए की जगह आपको जी लिखना होता है, उसके पीछे मैं रीजन आपको बता दूं अभी अगर आपने पढ़ी हो तो। टेंशन कोई भी वर्क नहीं करता है अभी, टेंशन का वर्क डन जीरो होता है, हाँ ओनली हाँ टेंशन का ग्रेविटी वर्क काम, डन होना हाँ चाहिए। ओनली ग्रेविटी काम करेगी, तो यहाँ पे जी यहाँ पे हमें लिखना होता है। आई विल प्रूव दिस सून, बट अच्छा खैर, ओके। हाँ हाँ हाँ। तो यू स्क्वायर यहाँ पे जीरो होगा, टू जी डॉट ऐसे अगर मैं करूंगा तो जी भी नीचे है, और आई थिंक वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है अभी, कैन यू टेल मी? सो एज फार एज आई कैन सी, एल माइनस एल कॉस थीटा। नहीं नहीं अभी, इट्स जस्ट एल कोस थीटा। हाँ अच्छा ओके सॉरी वो नीचे से इट मतलब इज जस्ट एल कोस थीटा, तो दैट विल बिकम एल कोस थीटा। तो v का वैल्यू हमने निकाल दिया, या वी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू हमने निकाल दिया 2g कोस थीटा। सही है, और अगर मैंने वी स्क्वायर बाई एल निकाल दिया इसका मतलब मैंने ए आर निकाल दिया, रेडियल एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन यस। वी स्क्वायर बाई एल, बिकॉज ये जो पार्टिकल है वो एल एल रेडियस के सर्कल में ही घूमेगा। ठीक है, ए टेंजेंशियल निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में देर इज ओनली वन फोर्स, देर इज ओनली वन फोर्स, वो होगा mg का कंपोनेंट, दैट विल बी mg साइन थीटा। सो यू कैन डायरेक्टली राइट ए टी एस जी साइन थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन अगर हमें लिखना होगा तो वो हम लिख पाएंगे अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस में ए टी का स्क्वायर, और वो कितना बन जाएगा, आई थिंक वो हम निकाल सकते हैं ए नेट का वैल्यू आराम से। चलो मैं एक बार कर देता हूँ, टू का स्क्वायर फोर, जी का जी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, प्लस में जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, एंड आई थिंक ये बन जाएगा जी कॉमन वन प्लस
साइन स्क्वायर एक कोस स्क्वायर अलग कर लेंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, दैट इज द नेट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सिमिलरली मैं टेंशन भी निकाल सकता हूँ, कैसे देखो, यहाँ पे एफबीडी बना लेते हैं, तो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे अवे फ्रॉम सेंटर देयर इज एम वी स्क्वायर बाई एल हाँ सेंट्रीफ्यूगल, और एक एम जी का चलिए कॉम्पोनेंट आएगा एम जी कोस थीटा। एमजी बस। तो यस टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आराम से आ जाएगा एम जी कोस थीटा, प्लस में एम वी स्क्वायर बाई एल करने के लिए हमें एम से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे एम से करना होगा, तो वो बन जाएगा 2 mg कोस थीटा, 2 mg एंड cos दैट थीटा। विल बिकम 3 mg कोस थीटा। सो हाँ हाँ सर ये आ गया हाँ, था। पार्ट ये आ ए गया डन हो था। चुका है, पार्ट बी की बात हम कर लेते हैं। हम्म, द हाँ हाँ। थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो इसने बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो आइए किसी भी इंस्टेंट पे हम लिखते हैं कि इस v का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो v है वो टेंजेंशियल है ऐसे, और दिस एंगल इज थीटा, तो आई कैन से दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो इस v का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, v का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, आई थिंक अभी वो v साइन थीटा होगा। v कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हाँ वर्टिकल हाँ हाँ कंपोनेंट है v वी साइन, v वी साइन साइन थीटा। थीटा यस। v हम हाँ निकाल चुके हैं शायद, v हम निकाल चुके हैं, v हमने निकाला था कितना, 2gl कोस थीटा का अंडर अंडर रूट। रूट 2gl कोस थीटा, और बाहर है साइन थीटा। इसको मैक्सिमाइज हम आई थिंक आराम से कर सकते हैं। यू कैन सी v जो वर्टिकल है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल है कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, तो आप इसको मैक्सिमाइज आई थिंक आराम से कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके जीरो। तो डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा को जीरो कर दो, बिकॉज यही एक फंक्शन ऑफ थीटा है, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अरे करके हाँ जीरो हाँ हाँ करेंगे तो हाँ हाँ कंडीशन सर हो आपको, जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, अभी सर करोगे वो ना तो थी ये 1/√3 आ जाएगा, मिस्ड हो गया कोस था। थीटा 1/√3 आ जाएगा। और अगर आप इस हाँ कंडीशन हाँ को, आप एब्सोल्युटली। अगर इस कंडीशन को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी वर्टिकल मैक्सिमम का वैल्यू भी पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप हाँ ध्यान सर से हो जाएगा देखेंगे ना हो तो जाएगा ये हो तो जाएगा। ये सी पार्ट भी सेम है, क्योंकि हाँ हाँ जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, v वर्टिकल जिस इंस्टेंट पे मैक्सिमम होगा, मैं कह सकता हूं कि उस इंस्टेंट पे डी वी वर्टिकल बाई डी टी जीरो होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो वर्टिकल वाला होगा वो जीरो होगा, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन विल बी हॉरिजॉन्टल। यस सर। और यही इसने थर्ड पार्ट में पूछा है कि किस इंस्टेंट पे किस थीटा के ऊपर नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा। तो वो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बोथ पार्ट आर सेम। ठीक है, अभी क्लियर है। चलो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आता हूँ। 1.86 अभी, यस अभी 1.86, यू आर नॉट ऑडिबल। डन अभी, ओके, हाँ हाँ यस सर डन। इजी क्वेश्चन आई थिंक, डन। व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन 1.87। सर डन। ऐसे क्वेश्चन हम वर्क एनर्जी पावर में टू बहुत बाई सारे थ्री करेंगे। हाँ, हाँ कोई सर दिक्कत, एक्चुअली मैंने वही अप्लाई किया कोई एक्चुअली। दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे तो हाँ बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। लेकिन इसको अपन लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, बस आपको ये वाली इक्वेशन लगानी होगी जो मैंने आपको बताई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो आप डब्ल्यू ई टी लगा रहे हैं, आप उसके हाँ अलावा अगर वही इसको डब्ल्यू भी लगा से लेंगे है। तो यू विल गेट द सेम आंसर। चलो ये क्वेश्चन बड़ा ही स्टैंडर्ड सवाल है और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम्म। डब्ल्यू ई टी में, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। बट अबाउट 1.88, सर ये सिंपल, वाला नहीं है सर। ये नहीं बना, ये तो सिंपल एफबीडी वाला गेम है। अभी ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, जस्ट मैथमेटिकल खेलना होता है और एफबीडी अच्छा बनना चाहिए। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ डिवाइस फिगर कुछ गिवन है हमें, कंसिस्ट ऑफ एल शेप्ड रोड लोकेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सबसे बड़ी बात हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अ स्लीव ए ऑफ मास एम अटैच बाय वेटलेस स्प्रिंग टू पॉइंट बी। तो सबसे पहली बात, ये एल शेप की हमें थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसका मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ कि अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये एल शेप वाली जो रोड है हमारी वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये अपना ओ पॉइंट है, ये अपना ए पॉइंट है, सॉरी ये अपना बी पॉइंट होगा, ओ के बाद बी है रोड का,
ये बी है, और ये हमारा ए पॉइंट होगा, और यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग अटैच कर रखा है। ठीक है, और हम इसको ओ के अबाउट घुमाना चालू करते हैं। ठीक है, अभी ये वाली बात क्लियर होगी आपको, मैंने टॉप से इसका व्यू बना दिया हाँ तो हाँ एल हाँ। शेप की रोड ये बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, द स्प्रिंग स्टिफनेस इज इक्वल टू काई। हम इसको के ही लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट हम जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं के ही यूज करूंगा। द होल सिस्टम rotates with the constant angular velocity omega about a vertical axis passing through O। तो इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन देंगे, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेशन देंगे पहली बात। तो वन थिंग इज ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट होगी तो सोचने वाली बात यह है कि अल्फा जीरो होगा। इसका मतलब कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ देयर हाँ शुड ये। बी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, और आई शुड से टेंजेंशियल फोर्स शुड वैनिश। टेंजेंशियल फोर्स शुड वैनिश, ये वाली बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब तो सारा गेम एफबीडी का हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग हमें निकालना है, ये वाली क्वेश्चन में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ओ को ए से मिला दूं, और मैं किसी भी इंस्टेंट पे, हालांकि ये एंगल तो वैसे फिक्स ही रहेगा, ये एंगल थीटा, बिकॉज जितना स्प्रिंग को खींचना होगा खींच जाएगा। ये मैं इक्विलिब्रियम का डायग्राम अभी बना रहा हूँ। जब इलोंगेशन मुझे निकालना है उस इंस्टेंट पे, जहां पर भी ये ए आ गया होगा, उस इंस्टेंट का एंगल थीटा है। ठीक है, अब ये इससे ज्यादा नहीं खींचेगा। इलोंगेशन मुझे वही निकालना है जब लाइक बैलेंसिंग हो जाएगी, तो मैं इस थीटा को वो वाला थीटा बोल रहा हूँ जब बैलेंसिंग हो गई है। अब ये ए और मूव नहीं कर रहा। ठीक है, चलो। तो अब अगर मैं ध्यान से इस वाले थीटा को, ओ ए लाइन जो ए बी के साथ बना रही है, ओ ए लाइन जो ए बी के साथ बना रही है, वो अगर मैं इस डायग्राम में शो करना चाहूँ तो देखना वो कैसे बनेगा। ओ ए लाइन जो ए बी के साथ बनाएगी, दैट एंगल विल बी थीटा। सही है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि एक नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं शो करूं, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, ये जो रोड है और जो ये बीड है, इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगी अभी इस डायरेक्शन में। ये वाली बात क्लियर है क्या? एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। ये वाली बीड ऐसे है, देखो इसमें यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइजेशन करना मुश्किल रहेगा। ये रोड है, अपनी रोड के अंदर ऐसे बीड है, और बेसिकली कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगेगा। ये एन की डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है अभी? एन की हाँ हाँ अच्छा डायरेक्शन, ओके। सो मैंने एक्चुअली थोड़ा इनका डायरेक्शन में मैंने बस गड़बड़ थोड़ा किया इसमें ना मतलब। डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है अभी, और ये हाँ एल हाँ। एल शेप ओ एक्चुअल में ठीक है। ऐसी एल शेप है, तो थोड़ा सा हमें विजुलाइज करना हाँ सच पड़ेगा। हो जाएगा और शायद कोई सो दिक्कत नहीं है, थोड़ा फिर मैं। भी मैं एक बार थोड़ा हाँ सा भी हाँ। बोल देता हूँ इसके बारे में, आप एक बार सुन लीजिए। तो एन को अपन दो पार्ट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। एक बनेगा अभी ये एन साइन थीटा, और ये बनेगा एन कोस थीटा। ठीक है, और क्योंकि अभी स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा। क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो लेंथ को कम करना चाहेगा, वो वाला फोर्स लगेगा, तो मैं इसको एफ एस बोल देता हूँ। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अपना ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा जीरो होना चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसके अबाउट क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है, तो ये डायरेक्शन जो ओ ए डायरेक्शन होगी, दैट विल बी रेडियल डायरेक्शन। दैट विल बी रेडियल डायरेक्शन, और हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो करना है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर फोर्स जीरो होना चाहिए। तो उससे मैं एक इक्वेशन बना लूंगा, उससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं रेड पेन से करता हूँ, ध्यान से देखना। एफ एस का ये वाला कंपोनेंट अभी बनेगा शायद एफ एस साइन ऑफ थीटा। तो क्या बनेगा, एन कोस थीटा शुड बी एफ स्प्रिंग साइन ऑफ थीटा। ये यहां से मुझे इक्वेशन पता लग गई। और इक्वेशन में क्या बना सकता हूं, देखो ये घूम भी रहा है ओमेगा से, तो बेसिकली रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा, या तो आप इस रोटेटिंग फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल लगा के काम कर लो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर। अगर ये लेंथ ओ ए है तो मैंने ओ ए लिख दिया, इस ओ ए को अपन निकालेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, अलोंग द सेंटर फोर्स है एन साइन थीटा, स्प्रिंग फोर्स का बनेगा एफ एस कोस थीटा, एंड दैट विल बैलेंस एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ओ ए। अब मैं ओ ए निकाल सकता हूँ, समझना कैसे ओ ए निकलेगी। इसकी कोई भी लेंथ एल मान लेते हैं, इसकी लेंथ एल कुछ गिवन है सवाल के अंदर, कोई गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसकी लेंथ एल थी मान लेते हैं, और अब इंक्रीज होके सपोज डेल्टा एल इसमें ऐड हो गया। तो इस ओ ए को मैं इसकी टर्म्स में निकाल सकता हूँ, एल प्लस डेल्टा एल की टर्म्स में। कोसाइन थीटा ट्रायंगल में देख लो, वो बनेगा एल प्लस डेल्टा एल बाई ओ ए। तो यहाँ से ओ ए भी नोन हो जाएगा। बस अभी आपको इन दोनों इक्वेशंस को ढंग से सोल्व करना है। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा
k इंटू चेंज इन लेंथ विच इज डेल्टा एल। हाँ इनको सर, हो सोल्व जाएगा करके अभी, हो आपको जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करना है। मेन थिंग एफबीडी था, इसमें एफबीडी थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना होगा कि एन कैसे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे बनाना, इसलिए मैंने अलग से टॉप व्यू बना दिया। ठीक है, और ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 होगा, वो कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1.89। ये हो गया सर, ये हो गया। इजी क्वेश्चन आई थिंक। चलो अभी कैसे करा बता दो मुझे एक बार हल्का सा। हाँ सर, सर तो यहाँ में मतलब बस ये दिया था कि मतलब वो रेडियस है, और फिर और जो फ्रिक्शन है, मतलब जिसका जो कोएफिशिएंट है, तो वो हम्म डिपेंड करके। तो सर हम्म। तो सर हमें बोला था कि हमें यहाँ में से इसका मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। सर तो नहीं नहीं, पहले हम रेडियस डायग्राम। रेडियस रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है अभी। हाँ सर, रेडियस ऑफ सर तो उस, वही, हाँ वही। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हम सर तो हम पहले हम डायग्राम में लाइक हमें पहले हमें ये बात हमें आइडेंटिफाई करनी होगी कि सर जो मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सर, वही सब फ्रिक्शन प्रोवाइड, मतलब फ्रिक्शन ही वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड फ्रिक्शन कर रहा ही होगा। सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, बहुत हाँ। बढ़िया। अभी तो इसका मतलब म्यू एम जी म्यू इज हाँ, म्यू इक्वल एम टू जी एम इज वी इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई बाय आर। आर। ठीक और है, सर म्यू इस का आर सर को मैं छोटा वेरिएशन आर, दिया है। इस आर को मैं छोटा आर लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि हम स्मॉल आर के सर्कल में मान लेते हैं कि बिकॉज हमें वो रेडियस निकालनी है। मैं मान लेता हूँ कि यस सर। स्मॉल आर रेडियस में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी आपने एम से एम काट दिया होगा, और फिर आपने यस सर। वी स्क्वायर को लिखा होगा म्यू आर जी, और म्यू सवाल में गिवन है कुछ के नोट 1 - r/r। तो फंक्शन ऑफ आर बना लिया, मैक्सिमाइज तो कर ही सकते हैं खैर। हाँ हाँ सर, ऐसे ही किया सर। मैक्सिमाइज कर दो, dv² / dr = 0, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आपको मिलेगा यस सर। कि जब जब रेडियस r/2 की होगी तभी अपना वी मैक्स आएगा, और हाँ आपको, हाँ, एग्जैक्टली सर, हाँ तो आपको एग्जैक्टली। आंसर मिल जाएगा। ठीक है, खैर ये इसी क्वेश्चन था। 1.90 अभी ये भी हो गया सर, ये भी हो इजी। गया सर, ऐसा अभी क्वेश्चन सारे हमने, हो गया क्या? ये हमने क्लास में किया था शायद ऐसा क्वेश्चन, हमने टाइम कैलकुलेशन कैसे की है थी। सर? हमने टाइम की थी, यहाँ पे हम्म। डिस्टेंस कैलकुलेशन है, तो इजी क्वेश्चन आई थिंक। चलिए 1.91। अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, यस सर। चलो तो हम इस क्वेश्चन पे थे अभी तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1.91 पे। हाँ हाँ, यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया था, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, फिर हम्म। कुछ इमरजेंसी आ गई थी। तो हाँ अभी हाँ हाँ। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पहली बात, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी कर्व है, साइनोसोइडल कर्व है, y = a sin x/अल्फा। म्यू का वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। एट व्हाट वेलोसिटी विल द कार राइड विदाउट स्लाइडिंग। इसका मीनिंग है कि कार की कितनी वेलोसिटी हम सेट करें कि वो किसी भी पॉइंट पे स्लाइड न करे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम कैसे थिंक करते हैं, हम उस पॉइंट को जो सबसे डेंजरस पॉइंट है, सबसे डेंजरस पॉइंट पे अगर हमने स्लाइड नहीं होने दिया तो बाकी पॉइंट पे तो स्लाइडिंग होगी ही नहीं, है ना। अगर हम्म। डेंजरस पॉइंट पे हमने सेफ्टी से गाड़ी को बिना स्लाइड करे पार करा दिया तो बाकी पॉइंट्स पर तो बड़े आराम से चला जाएगा, है ना। तो सबसे डेंजरस पॉइंट अभी कौन सा होता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो कि कम हो? सर कम। कम, ऑफ कोर्स, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वो क्योंकि सबसे डेंजरस सर कि होगा। हाँ, क्योंकि सर एक्सीलरेशन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब इसका। वैसे अपन अगर कॉमन सेंस से भी सोचेंगे, अभी ये देखो, एक तो ऐसा ट्रैक हो, एक ऐसा ब्रेकर हो, तो ऑब्वियसली ये जो ब्रेकर मैंने बनाया, ये शार्प कॉर्नर वाला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना कम है अभी, है ना। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे तो बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के अपन जा ही सकते हैं, है ना। तो मेन दिक्कत तो कम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट पे होती है। तो जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज्यादा दिक्कत होगी। आपकी बात भी ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन, अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा तो y का x के साथ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और मैं x बाई अल्फा अपना एंगल है, तो x बाई अल्फा एंगल जब 0 होगा तो y 0 होगा। मैक्सिमम होता है π/2 पे, तो जब x बाई अल्फा π/2 हो जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या बन जाएगा, πα/2। ठीक है, ये बनेगा πα/2। तो मुझे लगता है कि सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसी पॉइंट पर है। कैन यू सी अभी? हाँ हाँ हाँ, यस सर। तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस वाले पॉइंट पे आप आराम से क्रॉस करा दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक। अभी अब तो ये डुएबल क्वेश्चन है, बस यही मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था और वो मैंने कर दिया। अगर आप बोलेंगे तो मैं सोल्व भी कर दूंगा आगे।
कर सकते नहीं हैं सर, क्या? हो गया था मेरा, हो गया सर, हो गया था मेरा। ठीक है डन डन। अभी तो आप यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देंगे और v का वैल्यू क्या बन जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी, जो कि हमने डिस्कस कर रखा है। आर विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे पाई अल्फा बाई 2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो क्लास में ही सवाल हो गया था अभी, हाँ हाँ हाँ, ये ये तो वाला हो क्लास गया। का ही सवाल है। कोन पे हमने एक रिंग को रखा, चेन को रखा, यस सर। टेंशन निकालनी है, तो ये हो गया था। 1.93 भी मैंने क्लासरूम में ही ले लिया था। हाँ हाँ हाँ। ये एक स्पेशल हम्म, कॉन्सेप्ट था, अगर पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन हो तो। 1.94 अभी सही हो गया। डन। इजी इजी क्वेश्चन है, सिंपल। 1.9 1.101 अभी 101। सर ये वाला भी हो गया था बहुत। ये वाला भी हो गया, सिंपल फोर्स इक्वेशन है। हाँ आप हाँ इसको लॉज ऑफ मोशन हाँ से भी कर सकते हो आराम से, सिंपल सिंपल लॉज हाँ ऑफ हाँ मोशन से। हाँ, वही वही। सिंपल काइनेमेटिक्स वाले फंडे लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 1.102। तो ये भी हो गया। सिंपल, आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख के मैक्सिमाइज करना है, कुछ नहीं करना हो। हाँ 103। तो ये भी हो गया। अगेन इजी क्वेश्चंस। हम्म, 105। तो ये वाला भी इजी था। कुछ खास बताने वाला है नहीं अभी इन क्वेश्चंस में, जस्ट बेसिक फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन होते रहेंगे। 1.106 में भी अभी हमें डिस्कस करना पड़े शायद, अगर आप बोलोगे सर तो। मैं, हाँ सर मैंने आपसे ये बहुत पहले भी पूछा था, मुझे क्या आया नहीं था actually। मैंने ग्रुप में पूछा अच्छा था ये अच्छा, वाला। कोई कोई बात नहीं, अभी आज हम डिस्कस कर लेते हैं इस सवाल को फाइनली। ठीक है, अभी देखिएगा एक क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। अ स्मॉल डिस्क ए इज प्लेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिगर 1.27 एंड इज imparted an initial velocity v naught। ठीक है, find how the velocity of the disk depend on the angle phi if friction coefficient k is tangent alpha, alpha is this angle, and at initial moment phi naught is pi by 2। इसका मतलब इसको horizontally ऐसे फाई नोट अगर 90 डिग्री होगा तो इनिशियली मैंने अभी इस लाइन के अलोंग इसको प्रोजेक्ट किया है, फिर वो नीचे आएगा और कुछ ऐसा पाथ वो ले रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी कैसे फाई पे डिपेंड करेगी वो हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से देखना अभी। इसने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल दिया, ठीक है, और मैं इसको बोल देता हूँ वाई एक्सिस। इंक्लाइन प्लेन के ये जो सरफेस है अपना, इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया। और क्या अभी मैं इस डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, क्या मैं टेंजेंट बोल सकता हूँ क्या उस पॉइंट पे, टेंजेंशियल डायरेक्शन हाँ हाँ, यस सर। उस। हालांकि ये टेंजेंट हर पॉइंट पे अभी अलग अलग होगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो ये टेंजेंट, बट इस ए पॉइंट पे क्योंकि वी इसने शो कर रखा है तो मैंने इस डायरेक्शन को ए टेंजेंशियल बोल दिया। ठीक है, खैर अब देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्स एक्सिस जो mg का कंपोनेंट होगा, दैट कंपोनेंट विल बी mg साइन ऑफ अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है mg कोस अल्फा। अगर मैं आपको इसका 2D पिक्चर दिखाऊं तो ऐसे लगेगा अपना mg कोस अल्फा, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन अभी। ठीक है, और इनक्लाइन प्लेन के अलोंग इसको मूव कराएगा mg। अगर ये एंगल थीटा, अच्छा अल्फा था तो मुझे अल्फा ही रखना चाहिए, अल्फा mg कोस अल्फा, और ये mg साइन अल्फा। ठीक है, तो कहना इसे कि हर पॉइंट पे नॉर्मल का वैल्यू तो mg कोस अल्फा ही रहेगा एटलीस्ट, हर पॉइंट पे, हाँ हाँ हाँ, यस हर सर। पॉइंट पे नॉर्मल का वैल्यू तो एटलीस्ट mg कोस अल्फा ही रहेगा। और क्योंकि ये पार्टिकल इस प्लेन पे मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे अभी फ्रिक्शन भी काइनेटिक लगेगा, है ना, जिसका वैल्यू मैं जानता हूं म्यू के इंटू एन, बट क्वेश्चन में म्यू ही गिवन है। एंड व्हाट इज म्यू, टेन अल्फा, और एन का वैल्यू हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, mg कोस अल्फा। कितना बन जाएगा अभी ये, mg साइन अल्फा। mg साइन अल्फा, बहुत अच्छे। तो फ्रिक्शन का वैल्यू अपना किसी भी एंगल अल्फा पे, हालांकि अल्फा तो फिक्स है तो अच्छी बात है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हाँ सर, मतलब मैग्नीट्यूड। हाँ सीधा भी हम कह सकते हैं कि मतलब सर हमने टैन अल्फा, हमने वही कंडीशन से निकाला है ना। अच्छा नहीं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ अभी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि म्यू बराबर टेन अल्फा, एम जी साइन थीटा को ही बैलेंस करेगा ऑफ कोर्स। चलो, लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या है ना, ये देखो हर पॉइंट पे इसकी अलग अलग डायरेक्शन है, देख रहे हो, इसको मैंने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया ना, तो अब ये कुछ ऐसा कर्वी लीनियर सा पाथ लेगा, तो हर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो हर पॉइंट पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग लगेगी। बेशक इसकी वैल्यू फिक्स है अभी, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, बट इसकी डायरेक्शन तो हमेशा v के अपोजिट में ही होगी ना। अभी ये वाली बात आपको समझ में आ रही है?
हाँ हाँ हाँ, यस। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। और एक बात और आप समझिए कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग तो मैंने mg का कंपोनेंट दिखा दिया, कितना है वो mg साइन अल्फा। क्या मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट शो कर दूं? वो कंपोनेंट मेरे अकॉर्डिंग होगा अभी mg साइन अल्फा कोस फाई। देखो एक बार। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यस सर। टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में मुझे एक तो फोर्स दिख रहा है mg साइन अल्फा कोस फाई, और पीछे की ओर अभी मुझे फ्रिक्शन दिख रहा है। फ्रिक्शन कितना है बोलिए? mg साइन अल्फा फ्रिक्शन है। ठीक है। एम जी साइन अल्फा, यस सर। हाँ, अब मैं इस डायरेक्शन में भी फोर्स को दिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस के अलोंग अभी जहां तक मुझे लगता है mg साइन अल्फा है, और एक्स के अलोंग मुझे लगता है कि एक कंपोनेंट तो फ्रिक्शन का भी आएगा, और क्योंकि ये एंगल फाई है तो ये एंगल तो फाई एम हो जी गया साइन अल्फा कॉस फाइव वही वही हो mg जाएगा। साइन अल्फा कोस फाई। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी, कि अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लिखूंगा तो वो क्या बनेगा? नेट फोर्स कितना बनेगा? mg साइन अल्फा कोस फाई माइनस mg साइन अल्फा अपॉन m हाँ करना हाँ, होगा हमें, अपॉन m करना होगा हमें। तो मैं t को थोड़ा सा यहाँ पे शो कर देता हूँ, तो क्या बनेगा सोच के बताओ? ये बनेगा आई थिंक g साइन अल्फा जी कॉमन साइन अल्फा। कोस फाई हाँ, माइनस वन, कॉस फाइव माइनस वन, हाँ। और ax बन जाएगा शायद g साइन अल्फा कॉमन वन माइनस कोस वन फाई। माइनस कॉस फाइव, हाँ हाँ। And in this particular question, I can say acceleration in tangential direction is negative of acceleration in x direction. हाँ हाँ And हाँ, if यस। now I integrate, then I'll say this v, देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग तो नेट वेलोसिटी होती है अभी, है ना? नेट वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग होती है। मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो a का इंटीग्रेशन क्या होगा? वेलोसिटी होगा। और ax का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए? दैट विल बी vx, और प्लस सम कांस्टेंट जो कि अपन बाउंड्री कंडीशन से निकाल देंगे, प्लस सम कांस्टेंट। ये बात क्लियर है? हाँ तो हाँ, यस तो सर। वी नेट अपने वी मान लिया, और माइनस का वी एक्स। सोच के देखो, अगर इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में वी है तो किसी भी एंगल फाई पे एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा? अभी आई थिंक वी कोस फाई। नेट वी है तो एक्स के लोग कितना कंपोनेंट आएगा वी का? कैन आई से वी कोस फाई? हाँ हाँ हाँ, यस यस, बी तो कॉस वी फाइव। कोस फाई प्लस सम कांस्टेंट से सी। ओके। अब इसको अपन बाउंड्री कंडीशन से सोल्व करेंगे, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट जब एंगल पाई बाय टू था तो पूरी की पूरी वेलोसिटी, एंगल पाई बाय टू का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल थी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर आप ऐसे समझो, व्हेन फाई इज 90 डिग्री वेलोसिटी वाज वी नोट एक्चुअली। ठीक है। वी नोट वेलोसिटी एंगल पाई बाय टू पे, तो यहां से मुझे सी का वैल्यू पता लग जाएगा। तो वी नोट इज इक्वल टू माइनस वी नोट कोस 90 प्लस में सी। आई थिंक अभी यहाँ सर से तो सी वी नॉट ही हो गया जाएगा। सी वी नोट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अपना एक्सप्रेशन क्या आ गया? v इज इक्वल टू माइनस का v हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? v को अपन v ही पुट करेंगे ऑफ कोर्स, v कोस फाइव प्लस में c की जगह v नोट। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो अच्छा। v का वैल्यू बनेगा v नोट बाई वन प्लस कोस फाइव। आंसर। ठीक है। अभी ये एक हाँ अच्छा यस सवाल सर। था। हाँ सर, क्या एक्चुअली सेम क्वेश्चन सर इसमें भी है, मतलब सर फिजिक्स गैलेक्सी में भी सेम क्वेश्चन था, तो मैं फिजिक्स लाइक गैलेक्सी मतलब। एक ऐसी किताब है जिसमें इरोडो के क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है, काफी सारे क्वेश्चंस को। हाँ हाँ हाँ, हाँ, यस तो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 अभी। सर ये हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे भी वर्क एनर्जी पावर में, बट हो गया होगा। सर वही लगाया सर। उसके बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम सोचोगे ना अभी, एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ जो है, जो अपन बोलते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, जो अपन लगाते हैं F इज इक्वल टू एम ए, आप इसको अगर इंटीग्रेट करोगे ds से डॉट करके, देन यू विल गेट द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। तो वो वाले सारे क्वेश्चन भी अपन न्यूटन्स लॉ से हैंडल कर सकते हैं, वर्क एनर्जी पावर वाले भी। बट खैर, ये क्वेश्चन हो गया होगा। आपने इसके फ्रेम में कर लिया होगा अभी आपने, स्फीयर के फ्रेम में, हाँ हाँ है ना, शूडो लगा के। चलो 1.109, हालांकि ऐसे क्वेश्चन जेई में नहीं आएंगे 1.109 के जैसे, बट फिर भी अभी आपसे बना है क्वेश्चन 1.109। सर, ये वाला एक्सप्लेन कराना है। ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके लिए ना। एक्चुअली आपने अगर थोड़ा सा पढ़ लिया हो इक्विलिब्रियम के बारे में तो मैं बता दूं अभी। स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया? हाँ हाँ, पढ़ा है सर, पढ़ा है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पहली बात अभी वो पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है। हाँ, नेट फोर्स सबसे, जीरो। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है।
ठीक है। अब अगर आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, मान लेते हैं कि आपने पार्टिकल को स्लाइटली एक्स राइट में डिस्प्लेस करा, तो अगर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ गया जो कि एक्स जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट में आया, मतलब अगर आपने पार्टिकल को, मान लो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और आपने पार्टिकल को राइट में शिफ्ट किया, अगर वो लेफ्ट में आना चाह रहा है तो आई विल से कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। हाँ हाँ उसी का हाँ सर, उसी हाँ सर, उसी नॉर्मली का हम लोग इसे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी। तो उसी के आइडिया से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल वेलोसिटी एंड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस टू अ सर्टेन पॉइंट ऑन द प्लेन एज 1/r टू द पावर n। ठीक है। तो कहना इसे कि क्योंकि ये फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो रेडियल होगा। अभी अगर फोर्स हाँ हाँ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो आई विल से जो फोर्स होगा वो रेडियल होगा। तो मुझे लगता है कि अभी मैं एम वी स्क्वायर बाई आर को लिख पाऊंगा प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर n। कुछ कांस्टेंट आप यहाँ पे लगा लीजिए, से सी इज सम कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, और यहाँ पे अभी आई कैन सी कि सब कुछ बैलेंस है। कैन यू सी? सो ये आर जो अपना होगा वो एक तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह, आई मीन इक्विलिब्रियम की तरह बिहेव करेगा। अब हमें स्टेबिलिटी की बात कर लेनी है, तो मैंने क्या करा, हल्का सा पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया। सपोज हम आर पे थे और मैं चला गया सपोज आर प्लस एक्स पे। ठीक है। या अपन मान लेते हैं आर नोट पे थे और अपन आर नोट प्लस एक्स पे चले गए। ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, फोर्स जो होना चाहिए वो अभी एक्स के अलोंग नहीं होना चाहिए। फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस माइनस सिक्स, एक्स, माइनस एक्स है माइनस ना। सिक्स, हाँ 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 बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ, वो माइनस पता है। एक्स होना चाहिए। तो अभी व्हाट आई थिंक नेट फोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ, आपने पार्टिकल को किस साइड डिस्प्लेस किया है? अभी आपने पार्टिकल को किस साइड डिस्प्लेस किया है? रेडियस से दूर डिस्प्लेस किया, प्लस एक्स अगर आपने किया है तो रेडियस से दूर हाँ आपने है ना। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं एक बार, तो अपन थोड़ा सा राइट साइड में इस डायरेक्शन में गए, तो नेट फोर्स अभी मुझे क्या लिखना चाहिए? आई थिंक मुझे लिखना चाहिए एम वी एम वी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आर अपॉन नोट आर, की जगह है ना। आर नॉट प्लस एक्स, हाँ हाँ, और माइनस में सी बाई आर नोट आर। प्लस एक्स की पावर एन। सही है, समझ गए अभी? सर ये सी, अच्छा अच्छा, ओके, तो ये वही। देखो ना, इक्विलिब्रियम में अभी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था एम वी स्क्वायर बाई आर नोट, दैट वाज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स एक्चुअली सी बाई हाँ आर टू द अच्छा, पावर ओके, एन। तो अभी नहीं होगा, हाँ हाँ मतलब ठीक है ना। ठीक है। और अभी हम्म, अगर अपन थोड़ा सा भी एक्स अगर हल्का सा बढ़ा देंगे तो ये फोर्स बदलेगा, ये फोर्स बदलेगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा। और इसी नेट फोर्स को अपन किसी भी तरीके से प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बनाएंगे। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ वैल्यू अगर अपन फीड कर पाए, बाइनोमियल लगा दो, एक काम करो, एम वी नोट स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं आर नोट कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1 + x/r नोट, माइनस का सी, यहाँ से अभी आर नोट की पावर एन कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 + x/r नोट की पावर एन। ठीक है अभी। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो एम वी नोट बाई आर नोट इसको अपन ऊपर भेजेंगे तो बनेगा 1 + x/r नोट टू द पावर -1 माइनस, अच्छा इसका वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ क्या, सी बाई आर नोट की पावर एन, तो ये है इसका वैल्यू एम अपन, वी स्क्वायर बाय आर, हाँ हाँ, यस सर, यस ये सर। अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं। आ जाओ एक बार, एम वी नोट स्क्वायर बाई आर नोट और ऊपर क्या जाएगा, 1 + x/r नोट की पावर एन। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम सीखा होगा अभी कि 1 + x की पावर एन में बहुत सारी टर्म्स होती हैं, लेकिन इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1 + nx लिख पाऊंगा अगर हाँ, x वन बहुत प्लस छोटा है 1 से तो। और हमने स्लाइटली ही डिस्प्लेस किया है, बिल्कुल स्लाइटली, है ना। हाँ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर नोट, हमने स्लाइटली पार्टिकल को हाँ डिस्प्लेस हाँ किया है। हाँ हाँ, तो इसको मैं यस लिख सर। पाऊंगा एम वी नोट बाई आर नोट 1 - x/r नोट। ठीक है, -1 पावर आगे आ जाएगी, अच्छा, ओके, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक माइनस है, एम वी ओके नोट ओके। स्क्वायर बाई आर नोट, ये बनेगा 1 माइनस, सॉरी ये माइनस एन आएगा ऊपर जाके, 1 - nx/r नोट। 1 - nx/r, अच्छा, अब हाँ इसको हाँ, देखो, यस। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अभी ये टर्म तो कट गई, एम वी नोट बाई आर नोट, एम वी नोट बाई आर नोट प्लस माइनस कट गई। जो बचा हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ, एफ नेट का वैल्यू देखो क्या बनेगा, एम वी नोट बाई आर नोट, सर सर सर, वो एम वी नॉट स्क्वायर होगा ना, मतलब वो एम वी नॉट, वो से या आपने या उसको सब राइट, फर्स्ट टर्म, राइट फर्स्ट अभी। टर्म, और ये वी नोट नहीं है, वी ही चल रहा है, मैंने वी नोट गलती से लिख दिया। कोई कोई बात नहीं, यू वो विल भी करेक्ट एक्चुअली दिस, उसका है। राइट।
मैं कर देता हूँ, चलो एक बार नोट्स भी सेव होंगे ना, तो वी नोट नहीं आएगा, वी ही अपन हाँ लेके जो चलते हैं। अच्छा आर नोट था वो। हाँ, आर नोट की वजह से वो इनर्शिया नोट वाला ही चला गया मेरे। तो ठीक है, एम वी नोट स्क्वायर बाई आर नोट, और आई थिंक अभी एक माइनस साइन है और एक्स है और नीचे आर नोट है, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या बन रही है, प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर नोट और एन एक्स बाई आर, ठीक है। अब मुझे माइनस एक्स अभी कॉमन चाहिए। अब माइनस एक्स के अलावा देखो क्या बन रहा है, आई थिंक एम वी नोट स्क्वायर, एम वी नोट कॉमन और एक आर नोट स्क्वायर भी कॉमन है, ठीक है। हाँ अब हाँ अगर हाँ माइनस यस। एक्स बाहर जाएगा तो अभी पहले वाले टर्म में तो प्लस वन बन रहा है शायद, है ना, और सेकंड वाले टर्म में माइनस एन बन रहा है, देखो एक बार। 1 - n, हाँ हाँ सही। अब अभी क्या मुझे एक क्लेम करना चाहिए कि एफ नेट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो ये टर्म पॉजिटिव हो, है ना, ये टर्म तो प्लस होनी चाहिए, ये ना हो कि ये नेगेटिव हो और एक नेगेटिव ऑलरेडी है तो प्लस ही बन जाए, हमने राइट में डिस्प्लेस किया, पार्टिकल राइट में ही भाग जाए। तो वी हैव टू एंश्योर ना कि दिस टर्म शुड बी पॉजिटिव, यस और नो। सर हाँ, सर बट वो, अच्छा सर, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी देखा ऑफ नहीं। कोर्स ठीक है ठीक है। अभी हमें नेट फोर्स हाँ को हाँ हाँ। माइनस एक्स के अच्छा हाँ, वो प्रोपोर्शनल पॉजिटिव करना होना है, चाहिए, यस यस दैट यस शुड यस, बी ओके ओके। पॉजिटिव ना, एम तो पॉजिटिव हाँ है, ये हाँ टर्म भी हाँ पॉजिटिव है। ठीक है। अगर ये नेगेटिव बन गई तो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब पार्टिकल को एक्स की डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया, फोर्स भी एक्स के लूंगा, तो स्टेबल कहाँ हुआ, अनस्टेबल हो गया ना वो तो, राइट अभी। हाँ तो हाँ अच्छा ओके, वो आई अनस्टेबल हो जाएगा, यस। हाँ, अगर आपने मान लो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, आपने एक्स डिस्प्लेस किया, तो वी शुड क्लेम ना कि फोर्स लेफ्ट में आना चाहिए, तभी तो स्टेबल होता है अभी, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करना चाहे। हम्म। तो वन माइनस एन शुड बी पॉजिटिव, एंड दैट विल हैपन जब अभी एन किससे छोटा हो, वन से छोटा होना चाहिए इसका। 1 से छोटा हो, ओके हाँ हाँ यस। दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर अभी, ठीक है। एंड इट विल बी मोर क्लियर, इट विल बी मोर क्लियर जब हम एक बार वर्क एनर्जी पावर पढ़ लेंगे, तो ये सब ढंग से ओके सर। सिखाया जाएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को डील कैसे करते हैं, बट आपने पढ़ा था तो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। यस। चलो आई थिंक ये इरोडोव का लास्ट क्वेश्चन है, 1.110 अभी। ये क्वेश्चन तो आई थिंक तुमने कर लिया होगा जहां तक मुझे लग रहा हाँ है, यस क्या सर, यस सर, हो पक्का हो श्योर। गया। हाँ यस सर, ऐसा यस। ही क्वेश्चन हमने वो भी किया था अभी, एक हमने बाउल में पार्टिकल को, बाउल के हाँ रिस्पेक्ट हाँ में रेस्ट में हाँ किया, हाँ हाँ तो उसी हाँ हाँ उसी हाँ के हाँ। जैसा सवाल है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्टिकल ऐसे मूव कर सकता है, आपको अलग अलग चीजें सोचनी है, बट ये डुएबल क्वेश्चन हाँ है। सर, हो गया हो गया हो गया, यस सर। चलो अभी, अब मैं पाथ फाइंडर को डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 20, पाथ ये फाइंडर। हो गया, ये हो गया। हो गया अभी, बट स्टिल एक बार मैं डिस्कस करूंगा, आप एक बार बताना जल्दी से कैसे आपने किया। While a block is sliding on a horizontal floor, a constant horizontal force is applied on it opposite to its direction of motion. तो इसने बोला कि यार एक पार्टिकल सपोज चल रहा था इनिशियली कुछ v नोट की स्पीड से, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि फ्रिक्शन भी पीछे की ओर लगेगा, सही बात है अभी, यस फ्रिक्शन भी पीछे की यस ओर सर। लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन पीछे की ओर कितना आ जाएगा, वो बन जाएगा एफ प्लस एफ आर डिवाइडेड बाई एम, सही है बाई अभी, एम, और पूरे का नेगेटिव। ठीक। वो तो मैंने लेफ्ट में ऑलरेडी शो कर दिया अभी, ठीक है ना, लेफ्ट हाँ डायरेक्शन अच्छा में। अच्छा ओके, हाँ हाँ, लेफ्ट में शो करो। ठीक है। अब एक बार अगर हम सोचें कि अब क्या होगा, वी नोट कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, एक टाइम पे जीरो बन जाएगा, लेकिन जीरो बनने के बाद फोर्स तो लग ही रहा है, तो हाँ। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी यस सर। अभी इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करना चालू करेगा, फोर्स की डायरेक्शन सेम ही है बिकॉज कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन इस बार चेंजेस क्या आएगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगना शुरू हो जाएगा बिकॉज पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन अब लेफ्ट में है। हाँ हाँ यस सर। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, इसको मैं a1 कह रहा हूं, तो a2 इस बार जो होगा अभी, आई थिंक वो f माइनस एफ आर बाई एम हो जाएगा, हाँ एंड यस सर। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वीटी कर्व, राइट अभी। हाँ हाँ तो यस कहना सर, इसे ऐसे ही कि है। पहले स्लोप ज्यादा होगा फिर स्लोप कम हो गया, तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अ वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी। तो मैं समझ ही नहीं पाया, मतलब मैं समझ वो नहीं फोर्स पाई, का मतलब को, वो नहीं वो, कोई दिक्कत नहीं मतलब अभी, से वो कोई डायग्राम नहीं, मुझे बहुत वो अजीब लग रहा था, वो अजीब क्या। डायग्राम लग रहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात अभी,
जो हमें लगता है ना कि इसका आंसर वो होगा, वो आंसर नहीं है इसका। अगर आप वैसे भी सोचोगे ना, अगर आप दो ब्लॉक के बीच में एक रोड लगा दोगे, रोड पे फोर्स लगाओगे, तो हमारा इंट्यूशन बोलता है कि पहले ए को मूव करना चाहिए, है ना। आप ऐसे खींचोगे तो ये पॉइंट यहाँ जाना चाहेगा, तो हमें लगता है हाँ कहीं ना सर, कहीं हाँ सर। ए। ये हमारी इंट्यूशन बोलती है, बट दैट इज नॉट द केस हियर। अभी दैट इज नॉट द केस हियर। बहुत ही बेसिक से आइए हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, बहुत ही बेसिक से, ध्यान से देखना, बहुत ही फंडामेंटली। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। A road is inserted between two identical blocks A and B, placed close to each other on a horizontal floor. सबसे पहली बात जो हमें ऑब्जर्व करनी है वो है दोनों आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखे हैं, जो कि फ्रिक्शनलेस नहीं है। इसका मतलब क्या मैं मान सकता हूँ कि दोनों का मास सेम होगा और दोनों के लिए म्यू भी सेम है? यस और नो, ये बात सही है अभी? अच्छा सर, मतलब ऐसे मान सकते हैं मतलब ऑफ कोर्स। मास। अच्छा ओके, सो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। अरे, हाँ हाँ, अरे आइडेंटिकल। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, दीज आर मैं आइडेंटिकल देखा नहीं ब्लॉक्स शायद। अभी, राइट? मैंने उसको अंडरलाइन हाँ भी हाँ कर दिया। हाँ सर। If the upper end of the road is pulled horizontally by a gradually increasing force F, which of the blocks will start sliding first? चलो अभी एक बात तो कंफर्म है कि दोनों के ऊपर जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लगेगा वो म्यू एम जी होगा। ठीक बात है। दोनों पर फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकता है वो म्यू एम जी के बराबर है ना। और जिस भी ब्लॉक पे रोड ने पहले म्यू एम जी अचीव कर दिया, वो ब्लॉक पहले चलेगा। अभी ये वाली बात क्लियर है क्या? जिस भी ब्लॉक पे रोड ने फोर्स म्यू एम जी का पहले अचीव कर लिया, वो ब्लॉक पहले चल जाएगा। ये वाली बात आ रही है समझ में? लेट मी राइट दिस। जिस भी ब्लॉक, ऑफ कोर्स ये दोनों ब्लॉक तो कांटेक्ट में नहीं है, रोड के कांटेक्ट में ही है, तो रोड ही फोर्स एक्सर्ट कर सकती है दोनों ब्लॉक पे। और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स है अभी, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो जिस भी ब्लॉक पर रोड ने पहले म्यू एम जी फोर्स अटेन करवा दिया, कहना इसे कि वही ब्लॉक फर्स्ट स्लाइड करेगा। अभी इस बात से कन्विंस हुए क्या? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस अभी। अच्छा ओके, हाँ हाँ, ये सर समझो। मतलब ऑफ कोर्स ये रोड ही इन दोनों के ऊपर फोर्स लगा रही है ना। रोड ही ए पे लगाएगी, रोड ही बी पे लगाएगी। सोचो सोचो, अभी मान लेते हैं कि इस म्यू एम जी का वैल्यू मान लेते हैं बच्चे 100 है, ठीक है। और इस रोड का अपन बच्चे इस एफ को बढ़ा रहे हैं, एफ को बढ़ाएंगे तो इन दोनों पे लगने वाला फोर्स बदलेगा। सोचो, बी पर फोर्स लगा 80 और ए पे फोर्स लगा 90, क्या दोनों में से कोई चला? क्या अभी नहीं चला ना। लेकिन मान लो ए पर लगा 101 और बी पे लगा 90, तो कौन चल गया पहले? ए चल जाएगा ना। जिस पर भी पहले म्यू एम जी अटेन हो जाएगा, वही ब्लॉक चलेगा पहले। तो अभी हमें बस कैलकुलेशन करनी है किस पे पहले अटेन हो सकता है। तो बहुत ध्यान से देखना, ये अपना ए ब्लॉक है, और थोड़ा सा मैं डायग्राम अच्छा बनाना चाहता हूँ। ये ए ब्लॉक है, बीच में रोड है, ठीक है, और ये बी ब्लॉक है। तो अभी अगर मैं थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचूं, तो रोड हल्का सा तो टिल्ट होगी यार, थोड़ा बहुत तो टिल्ट होगी ना। अभी सोचो एक बार, थोड़ा बहुत तो। मैं एक बार सीधी बना रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे मैं क्या हाँ बोलना हाँ चाह रहा हाँ हूँ, हाँ। है ना। अगर मैंने रोड पे फोर्स लगाया, तो हल्की सी रोड की हालत अभी ऐसी होनी चाहिए ना, हल्का सा, बिल्कुल अपन 0+ टिल्ट मान रहे हैं, 0+ टिल्ट मान रहे हैं, 0 डिग्री प्लस का टिल्ट मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ए के साथ तो कांटेक्ट अभी नीचे वाले पॉइंट का रहेगा, और बी के साथ कांटेक्ट ऊपर वाले पॉइंट का रहेगा। ये वाली बात आप सोच पा रहे हो क्या? अगर ये 0 डिग्री प्लस भी घूम गया, तो ये वाला बॉटम वाला ए से टच हो जाएगा, है ना। और ये वाला एंड हल्का सा पीछे होगा, तो बी यहां से टच हाँ होगा, हाँ हाँ। है ना। ये लेकिन ये 0+ है, मतलब ये नियरली वर्टिकल है अभी। 0+ का मतलब नियरली वर्टिकल ही तो होता है। और ये ए है और ये बी है। इसके टॉप पॉइंट पे आपने फोर्स एफ लगाया। एज फार एज आई कैन सी, अभी एज फार एज आई कैन सी, कि इस ये जो ए ब्लॉक है वो रोड के ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा एन ए, और जो बी है वो इस डायरेक्शन में एन बी लगाएगा। ये वाली बात क्लियर है क्या? और वही नॉर्मल ए को लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा,
और वही नॉर्मल बी को राइट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? यस और नो भाई? यहां से कॉन्टेक्ट है तो ए रोड पे ऐसे फोर्स लगाएगा और बी रोड पे ऐसे हाँ फोर्स हाँ लगाएगा, हाँ, और यस। वही एक्शन रिएक्शन पेयर से ए और बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? अब तो अभी देखो कहानी आसान है। कहना इसे कि ये फोर्स क्योंकि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में चल रहा होगा, और अगर इक्विलिब्रियम में चल रहा है तो रोड के फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो एफ है राइट में, एन ए है राइट में, एन बी है लेफ्ट में। फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन आई क्लेम कि एन बी इज मोर देन एन ए अभी, ऑल द टाइम एन बी इज मोर देन एन ए। यस और अगर एन बी एन ए से ज्यादा है और दोनों पे आइडेंटिकल फ्रिक्शन लग सकता है, तो मुझे लगता है अभी पहले वाले पे ज्यादा फोर्स, मतलब म्यू एम जी पहले अचीव होगा इस बी ब्लॉक पे, क्योंकि एन बी ज्यादा है। इसका मतलब बी ब्लॉक पे बी ब्लॉक पे म्यू एम जी पहले अटेन होगा, पहले अटेन होगा। एंड हेंस हेंस आई कैन से कि बी ब्लॉक विल स्लाइड फर्स्ट, जो कि बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं लगता है देखने से कि ऐसा होगा। अभी लॉजिक समझ पाएगा? यस और नो? क्लियर है? हाँ 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 हाँ, यस यस, क्लियर क्लियर। सोचना है इसके ऊपर थोड़ा सा, और इट इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंट में दो तीन फैकल्टी के साथ डिस्कस भी कर रहा था ये क्वेश्चन, तो सभी बोले कि ए करेगा ए करेगा। फिर मैंने कहा अरे तुम एफबीडी तो बनाओ बे पहले एक बार, उसके बाद बोलना ए करेगा कि बी करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 22। ये हो गया सर। ये तो बना लिया होगा यार, सिंपल क्वेश्चन था हाँ ये तो। हाँ हाँ, पाथफाइंडर सिंपल। के लायक ही सवाल नहीं है ये सवाल यार, हाँ बिल्कुल भी हाँ पाथफाइंडर के हाँ, लायक नहीं है। हाँ अभी 23 ये भी हो गया। डूएबल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ सर, 20 मतलब सर फिक्सिंग के से जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो लेके थोड़े इजियर लगते हैं। मतलब सर अभी जैसे अभी 21st जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आप जानते हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हमें थोड़ा मैथमेटिकली कम सोचना होता है और लॉजिकली ज्यादा सोचना होता है ना? हाँ और हाँ वो हाँ, जैसे मतलब क्वेश्चन, अभी वो जैसे अभी हॉरिजॉन्टल रॉड वाला था वो अलग से हाँ वो अजीब हाँ था थोड़ा। बिल्कुल, आई टोटली अंडरस्टैंड अभी। एंड नॉट ओनली यू, इवन जो टीचर्स आपको टीच करते हैं ना, वो इवन बहुत टाइम देके सोचते हैं इन क्वेश्चंस पे। तो आप स्टूडेंट को तो ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा, बट हमारे पास इतना समय नहीं होता एक क्वेश्चन को देने के लिए। हमारे पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। तो हम एक क्वेश्चन को इतना समय ऑफ कोर्स डेली तो नहीं दे सकते, मे बी वीकेंड पे कभी अगर होमवर्क कंप्लीट हो गया, देन वी मे थिंक कि यार कुछ आओ इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, है ना? तो इट्स वेरी नॉर्मल, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बट यस अभी क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बताओ। सर ये भी हो गया, ये भी हो इजी क्वेश्चन आई थिंक, डूएबल क्वेश्चन है। गया। यस क्वेश्चन नंबर 25। सर, ये भी हो गया। ये 24 जैसा ही है, अगर आपने 24 बना तो 25 तो बन ही सर जाएगा। 26 में डाउट है, 26। 26 में डाउट है अभी आपको? आइए 26 हम हाँ डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एफबीडी ही बनाना मेन है, तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A pair of scissors is used to cut a wire of circular cross section held vertically. To reduce the required force, the wire must be placed close to the hinge. But if it is placed close to the hinge, it slides away from the hinge until the angle between the blades become theta. मतलब थीटा एंगल पे सब बैलेंसिंग करनी है, ये वाली बात क्लियर है अभी? थीटा एंगल पे पूरी बैलेंसिंग करनी है, ठीक है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ द वायर, ठीक है? तो थीटा एंगल तक तो वो स्लाइड करेगा, मतलब थीटा पे स्लाइड नहीं करेगा। तो अगर अभी मैं इसका एफपीडी बनाऊं इस वाले, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके अलग से डायग्राम में बनाता हूं ताकि बेटर समझ में आए। देखिएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है? और मैं यहाँ पे एक वायर को बनाता हूँ जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। अरे यार बने नहीं रहा। चलो अभी, अब ना, अगर ये एंगल थीटा अभी स्टेब्लिश हो गया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अभी ये और स्लाइड नहीं करेगी? अभी ये और स्लाइड नहीं करेगी, सही बात है ना? इसने बोला जब तक थीटा नहीं बनता तब तक स्लाइड करेगी।
इट स्लाइड्स अवे फ्रॉम द हिंज अंटिल द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स बिकम थीटा। मतलब अगर थीटा आ गया तो सब सेट है यार। अब देखो कौन से फोर्स हैं इसके ऊपर। आई थिंक ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे एक नॉर्मल लगाएगा अभी, ठीक है। और क्योंकि सिमिट्री है ना, बिल्कुल सिमिट्री है। ये वाला जो वायर है वो भी यूनिफॉर्म है, और ये भी देखो बिल्कुल आइडेंटिकल, ये दो पार्ट हैं सीजर के। तो आई कैन क्लेम कि ये भी इतना ही फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। सही है। और अगर ऐसे नॉर्मल लग गया, तो अभी जहां तक मुझे लग रहा है कि जब तक एंगल थीटा अचीव नहीं हुआ था, ये बाहर की ओर भाग रही थी, है ना। ये बेसिकली बाहर की ओर जाने की हाँ कोशिश हाँ कर रही थी। हाँ, अच्छा, तो हाँ इसका हाँ, ये मतलब सही। फ्रिक्शन इस वाले सरफेस पे इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। एंड वो कितना होगा सोचिए, वो म्यू इंटू एन होगा, बिकॉज एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन। एंड सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे अभी ये होगा म्यू इंटू एन। बस अब काम खत्म हो चुका है, अब तो बस बैलेंसिंग करनी है और क्वेश्चन डन हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल बी थीटा बाई टू एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा बाई टू, ठीक है। तो म्यू एन और ये एंगल भी थीटा बाई टू बनेगा शायद, ठीक है, ये तो थीटा बाई टू है ही। तो म्यू एन का पीछे की ओर कंपोनेंट कितना बनेगा, म्यू एन कोस थीटा बाई टू। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा म्यू एन कोस थीटा बाई टू। उसी प्रकार से आप एन को भी रिजोल्व कर सकते हैं अभी, आई थिंक करोगे तो एन साइन थीटा बाई हाँ टू ठीक है आएगा। सर, ठीक है। हो गया ना अब तो अभी। हाँ सो, हाँ सो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये फर्दर वो स्लिप थोड़ा नहीं मैं कर रही, मिस इसका कर गया। मतलब कोई बात नहीं, टू एन साइन थीटा बाई टू विल बी बैलेंस बाई म्यू एन कोस थीटा बाई टू। एन से एन कट यस जाएगा, सर। तो यहाँ से टेन थीटा बाई टू विल बी म्यू बाई कितना, म्यू बाई टू आ रहा है क्या अभी, देखो एक बार। सॉरी यहाँ पे टू भी तो आएगा ना, टू म्यू एन होगा ना, म्यू एन टू से टू भी कट जाएगा, टू का हेडेक भी खत्म हो गया। तो म्यू का वैल्यू टेन थीटा बाई टू, मतलब 10.5 थीटा, 10.5। ये आंसर आ यस। जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन पे हाँ। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1.27। सर ये नहीं होगा। ये नहीं बना। अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, आप किसी भी जनरल पॉइंट अच्छा पे ओके। कैलकुलेशन करो, देखो किसी भी जनरल ठीक है सर, पॉइंट। मैं रिट्राई करूँगा वापस मैं बता रहा हूँ से। अभी, एक बार रिट्राई। हल्का सा हिंट सुन जाओ, है ना, हल्का सा हिंट सुन जाओ। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ पार्ट इस वायर का इस रफ सरफेस में है ना, और कुछ पार्ट स्मूथ में है। आपने पढ़ा हो क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि नीचे स्मूथ है और ये डार्क ग्रे वाला रफ पार्ट है। टफ है, तो हाँ वो है तो ना, हाँ। तो अगर ये लेंथ अगर एक्स है और ये लेंथ अभी क्या होगी, एल माइनस एक्स, तो आप यहाँ पे टेंशन की कैलकुलेशन करना। ऑफ कोर्स दोनों पार्ट जॉइंट है तो एक्सेलेरेशन तो सेम ही होगा, सही बात है, एक्सेलेरेशन तो सेम ही होगा अभी। ये वाली बात क्लियर है क्या। तो आप यहाँ से टेंशन हाँ निकालना इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे आप टेंशन की कैलकुलेशन करना, तो आप एफबीडी बना के आई थिंक कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना, इसका मास m1 मानना, इसका मास m2 मानना। m1 को लिखना बहुत हाँ सर, आसान हो होगा। जाएगा, हो जाएगा वो। हाँ फिर वो लीनियर मास डेंसिटी वो कांस्टेंट मान के वो हो जाएगा। हाँ, लैम्डा को हाँ अपन m1 m2 लिख लेंगे, तो यहाँ पे आप टेंशन लिखेंगे। और बेसिकली टेंशन का वैल्यू अगर आप अभी निकालेंगे ना, तो आपको पता पड़ेगा टेंशन प्रोपोर्शनल आएगी x इंटू एल माइनस एक्स के। और हमें मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स निकालना है, तो मुझे डी टी हाँ, बाई तो डी एक्स को वो जीरो एक्स करना बाई टू होगा। में आ जाएगा। हाँ, एक्स वो बाई एक्स टू बाई में टू में आ एग्जैक्ट जाएगा। एल बाई टू में आ जाएगा। मतलब जब हाँ हो जाएगा सर। आधा पार्ट जब रफ में होगा और आधा पार्ट स्मूथ में होगा, उस इंस्टेंट पे अभी टेंशन मैक्सिमम होगी, कर पाओगे ये सब। एल बाई टू का मीनिंग तो ये है ना कि हाफ पार्ट। ओके अभी दैट्स रियली गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 अभी। ये बना ये हो गया। इजी क्वेश्चन था, बट स्टिल एक बार मुझे बताओ आपने कैसे इस क्वेश्चन को बनाया। काफी जगह इसका लेंदी सॉल्यूशन होता है। आप बताओ कैसे किया आपने इस क्वेश्चन को अभी, 29 को। हाँ सर, सर तो यहाँ वैसे वही मतलब विस्कस ड्रैग मतलब हम लोग इसे फ्रिक्शनल फोर्स से हम ऐसे मानेंगे। और हम्म। सर तो फिर हमें यहाँ बेसिकली मतलब ग्राफ के नीचे से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के बी, मतलब ठीक है, हम लोग इसे ऐसा मतलब एक ए मान इज सकते हैं। बेसिकली हम मान सकते हैं माइनस के भी, ठीक है, हाँ हाँ एक्सलेशन इज माइनस के भी, राइट। हाँ हाँ, वही वही। ठीक फिर है। सर हाँ फिर लाइक स्टार्टिंग में हमें वो 14 मीटर पर सेकेंड का जो एक इंटरवल दिया है। और हम्म। फिर ऑफिस हमें बोला है कि मतलब एक इंस्टेंट पे वो 8 मीटर पर सेकंड में, तो वो 20 मीटर्स का होता है। तो फिर मतलब पहले हम लोग एक हम डीवी बाई dt लिखेंगे, और फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लिख सकते हैं। हमें या टाइम नहीं फिर चाहिए अभी, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने वी डीवी बाई डी एस लिख लिया डायरेक्टली। अरे हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ वो बेटर रहेगा। मतलब वही मैं कर लूँ। तो के का वैल्यू कैसे तो निकाला, के का वैल्यू कैसे निकाला।
सर फिर मतलब हमें वो इंफॉर्मेशन या हम इन्फॉर्मेशन ग्राफ गिवन है से कि इनिशियली 8 मीटर पर सेकंड से चल हाँ रहा था इनिशियली 8 मीटर पर सेकेंड। यस और वो 20 मीटर चल के रुक गया। यहाँ से हमें के का वैल्यू पता लग जाएगा अभी। यस के का वैल्यू पता नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू मुझे एग्जैक्टली 8 पता बाय लग गया, 20। -8/20 वी। अब क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ फार डज द ब्लॉक स्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द इंस्टेंट इट स्टॉप स्लाइडिंग। तो इसका हाँ मतलब सर, मुझे टोटल, तो बिगनिंग में 20 मीटर पर सेकेंड और मतलब फिर हम डीवी में 20 से लेके 0 तक हम ले लेंगे लिमिट्स, बस ये डिफरेंस है। तो बिगिनिंग में कितनी स्पीड है अभी, 20 और लास्ट में 0 ले लेंगे मतलब। और ठीक है और 20 है, और के का वैल्यू तो हमें पता ही है मतलब 0, तो। तो -8/20, आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना, डीएस 0 से हाँ लेके एस हाँ तक। यस सर, यस। तो सोल्व करेंगे तो एस का वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है। 50, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल नहीं क्वेश्चन सर, अभी। नहीं आया, ये नहीं नहीं आया बना। सर। चलो अभी मीटिंग एंड होने वाली है, अभी जस्ट अभी ज्वाइन करना 1 मिनट के अंदर, ठीक है, देन वी विल ठीक डिस्कस है, दिस ओके क्वेश्चन। सर, ओके सर। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको लाइक एक बड़ी ही शानदार टर्म यहाँ पे लिखी हुई है जिसका नाम है लाइट रोड, और इसी वर्ड की वजह से अपनी लाइफ इतनी आसान बनने वाली है, बहुत ज्यादा। तो अभी आपको थोड़ा सा लाइक टोर्क वगैरह के बारे में हल्का सा पता है क्या, हल्का सा कुछ टोर्क होता है थोड़ा बहुत सा। F × R परपेंडिकुलर ऐसे कुछ हाँ, सुना एफ है। इंटू आर, बस इतना काफी है अभी, इतना काफी है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। वो, ठीक है। इतना काफी है मेरे लिए, ठीक है। इस रोड को यहाँ से हिंज कर रखा है। मैं मान लेता हूँ कि अभी जब ये एंगल थीटा बन जाएगा ना, उस इंस्टेंट पे अगर मैं बीड को बनाऊं तो कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, सपोज है ना, कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, है ना, अभी लग रहा होगा, सही बात है। और कुछ यहाँ पे हिंज के फोर्स भी होंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप एक बात समझें, अगर मैं टॉर्क लिखूं हिंज के अबाउट, अभी आई वांना राइट टॉर्क अबाउट द हिंज, तो जो हिंज फोर्स होंगे वो तो इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, उनकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। तो कहना इसे कि हिंज फोर्स का टॉर्क तो 0 बन जाएगा हिंज के अबाउट। और जो फ्रिक्शन है, अभी फ्रिक्शन तो अलोंग द सरफेस लग रहा है, वो खुद हिंज वाले पॉइंट से पास कर रहा है, उसका भी कोई टॉर्क नहीं होगा। बचा अपना नॉर्मल, तो उसको मैं मान लेता हूं कि वो डी दूरी पर है। तो पहली बात, हिंज फोर्स का 0 टॉर्क होगा, 0 टॉर्क होगा। फ्रिक्शन का अभी अगेन 0 टॉर्क होगा। बचा नॉर्मल, उसका मैंने मान लिया n इंटू डी, जैसा कि अभी आपने कहा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टॉर्क अभी जैसे अपना फोर्स ना m इंटू ए होता है ना, m इंटू ए, वैसे टॉर्क होता है I इंटू अल्फा। आई इज मोमेंट ऑफ हाँ इनर्शिया। सर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ वो पता है। लेकिन अगर एक लाइट रोड है अभी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मास नहीं है उसके पास, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। लाइट एम रोड आर का स्क्वायर, मास हाँ नहीं हाँ। है, लाइट रोड का मास नहीं है, तो इसका मतलब लाइट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। और अगर अभी आई नहीं है, अल्फा है, डी भी है, तो इसका मतलब एन नहीं होगा, एन 0 होगा। समझे हीरो, हाँ, ओके। इसका हाँ समझा समझा। इसका मतलब एन 0 होगा। और अगर अभी एन 0 हो गया तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होगा, उसको भी 0 होना पड़ेगा। तो चाहे म्यू हो या म्यू ना हो, ओ, डज नॉट मैटर अभी। ये दोनों कांटेक्ट में होके भी कांटेक्ट में नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्टिव फोर्स नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है। इसका मतलब द ओनली फोर्स, अभी कैन यू सी दिस ओनली हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ड लाइट रोड। अगर लाइट नहीं होती तो मोमेंट ऑफ हाँ इनर्शिया आता तो नॉर्मल 0 नहीं होता, और अगर नॉर्मल 0 नहीं होता मतलब फ्रिक्शन भी 0 नहीं होता। तो क्वेश्चन इतना सुपर्ब नहीं बनता। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बीड, ऑन द बीड विल बी व्हाट, ग्रेविटी आई थिंक अभी। ओनली ग्रेविटी एक्ट करेगी बेटा, आप तो हाँ इसके ऊपर हाँ, ग्रेविटी, नॉर्मल भी हाँ। नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है। और ग्रेविटी तो वर्टिकल डाउनवर्ड लगती है ना, तो चाहे ये एंगल थीटा घूमे, कुछ भी हो रोड का, ये बीड तो स्ट्रेट लाइन में एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी अभी। ये बताइए समझ में, बीड तो वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी, चाहे म्यू हो चाहे म्यू ना हो, बिकॉज दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बीड, ग्रेविटी।
तो अगर मैं टी टाइम की बात कर लूंगा तो टी टाइम में कैन आई से अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस लेंथ विल बी हाफ जी टी स्क्वायर। सही है अभी? तो tan थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा विल बिकम हाफ जी टी स्क्वायर बाई एल। बाय एल। थीटा विल बी tan इनवर्स जी टी स्क्वायर बाई 2l, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है? चाहे म्यू जीरो हो चाहे म्यू जीरो ना हो, इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। सर तो ए इसका आंसर मतलब एबीसी में तीनों। अच्छा नहीं सॉरी ए ए और बी। बी, हाँ ओनली ए ए और बी। बी अभी, है ना? इसमें तो थीटा इज सर तो स्मॉलर देन। यहाँ सर तो यहाँ लॉन्ग रोड का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? ऐसे मतलब ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है? लॉन्ग रोड का एज सच कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे मुझे लग तो नहीं रहा है, बिकॉज इसको वर्टिकल डाउनवर्ड ही आना है। और सर अच्छा यहाँ मतलब ये लाइट रोड का था, लाइक हमने मासलेस तो नहीं कहा था। तो लाइट वो का हम अभी कैसे? लाइट देखो, तभी तो यहाँ पे टेंडिंग टू लिखा है ना, टेंडिंग टू अभी। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, लाइट रोड का अरे मतलब ये हाँ ये होता टेंडिंग टू है। हाँ हाँ देखो अच्छा देखो अच्छा ओके लाइट हाँ रोड ठीक है का सर। मतलब, अभी लाइट रोड का मतलब होता है कि इसका जो रोड का मास है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर मासेस, जो कि यहाँ पे बीड है। बीड इज मैसिव हियर। तो एक्चुअल में अभी जो आई होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। नॉर्मल विल बी वेरी वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना? देखो बीड के ऊपर फोर्सेस कौन से होंगे? mg होगा। मान लेते कि नॉर्मल भी होता, बट क्योंकि इसका लाइट है, ये बहुत कम मास होगा, तो नॉर्मल भी बहुत कम होगा, फ्रिक्शन भी बहुत कम होगा। तो दोनों फोर्सेस के रिलेटिव में mg इतना ज्यादा होगा कि वही डोमिनेंसी करेगा। इसीलिए थीटा टेंडिंग टू है यहाँ पे। ठीक है? और अच्छा इसीलिए थीटा बट टेंडिंग टू है यहाँ पे। सही है? सर यहाँ अल्फा का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अल्फा क्या है? क्या चीज अभी? अच्छा अच्छा सर रोड सर तो रोड, अल्फा एंगुलर 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 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली अभी, एग्जैक्टली अल्फा तो है, अच्छा रोड तो घूम रही है। तो नहीं सर मतलब अभी मतलब ठीक है एन इज इक्वल टू जीरो, बट अगर मैं ये कहूँ कि अल्फा इज आल्सो मतलब वेरी स्मॉल, तो आई को हम नहीं नहीं कैसे हम अभी, स्मॉल हम? नहीं नहीं नहीं, हु इज सेइंग अल्फा इज स्मॉल अभी? ये तो फाइनाइट एंगल से घूम रहे हैं ना टी टाइम में, कैन यू सी? हाफ जी टी स्क्वायर अरे थीटा, हाँ ठीक है ठीक थीटा है इज ठीक है नॉट ठीक स्मॉल है। ना। थीटा इज अच्छा नॉट अच्छा हाँ स्मॉल। ये सही है सर ठीक है सर। ओनली लाइट रोड की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नेग्लिजिबल एंड हेंस नॉर्मल इज नेग्लिजिबल, एंड दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है? ये सर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन अभी। चलिए ये क्वेश्चन बोलो अभी। 33 इसमें तो कुछ खास है नहीं वैसे। ये हो गया, ये हो गया सर, ये हो गया। ठीक। 36। ये भी हो गया सर। अगेन सेम फंडा, अभी आपको सबसे जो लाइक डेंजरस वाला पॉइंट है वहां पे आप करवा दो इसको, है ना? क्रॉस, काम बन हाँ जाएगा। हाँ वो बताया। लेकिन यहाँ पर तो अभी हर जगह पे सेम रेडियस है, यहाँ पे हर जगह पे सेम रेडियस है, तो वो वाला फंडा काम नहीं करेगा यहाँ पे कि मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर से करवा दिया तो काम बन जाएगा। हर जगह पे सेम नहीं सर रेडियस है, हाँ तो हाँ आपको हाँ। और कुछ सोचना होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके जा रहा हूँ अभी, ठीक है? देखो एक बार इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मुझे बोलना चाहिए, आई थिंक थोड़ा सा बोलना चाहिए मुझे। A large parking place has a uniform slope of angle theta with the horizontal. A driver wishes to drive his car in a circle of radius r at constant speed, अभी constant speed, है ना? constant speed इसने बोला, ये वाली बात समझ में आ रही है? constant speed है, इसका मतलब at will be zero। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आ सकता, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आ सकता। और ए नेट विल बी द सेंट्रीपिटल ओनली ए आर। और अगर स्पीड वो v है तो वो होगा v स्क्वायर बाई आर। ठीक है? अभी यू आर नॉट ऑडिबल, आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, नहीं 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 सर। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स इन द ग्राउंड इज म्यू, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड कैन द ड्राइवर अचीव विदाउट स्लिपिंग? कितना, कितना ग्रेटेस्ट स्पीड हम इसको दे दें कि कहीं पर भी स्लिप ना करे? तो भाई उस पॉइंट से बचाओ ना जहां पे दिक्कत है ना? अभी तो सोचो एक बार, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा, अभी आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको पता होगा, यहाँ पे एम जी साइन थीटा लगेगा पीछे की ओर, आई मीन नीचे की ओर। ठीक है अभी? और क्योंकि सेंट्रीपिटल चाहिए इसको, इसको सेंट्रीपिटल चाहिए अभी, है ना? तो इस डायरेक्शन में हमें ए आर चाहिए, मतलब नेट फोर्स शुड बी अलोंग द सेंटर, राइट? तो व्हाट आई थिंक, फ्रिक्शन के पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं लगने की। या तो वो अलोंग द सेंटर लगेगा या वो अपोजिट लगेगा। तो एम जी साइन थीटा तो फिक्स है। इस डायरेक्शन में ही होगा, इस पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूँ।
और फ्रिक्शन के पास लिबर्टी है, फ्रिक्शन यहां पर भी हो सकता है अभी और फ्रिक्शन पीछे भी हो सकता है, उसके पास दोनों लिबर्टी है, ठीक है ना। ए पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ताकि इस डायरेक्शन में एसी आ जाए। लेकिन अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, इस वाले पॉइंट पे अभी नीचे की ओर एम जी साइन थीटा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में लग गया तो यार सेंट्रीपिटल कौन देगा, समझ रहे हो बात। इसका मतलब अभी अलोंग द सेंटर फ्रिक्शन लगना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट को क्यू बोल रहा हूं तो क्यू पॉइंट के ऊपर, क्यू पॉइंट के ऊपर अलोंग द सेंटर फ्रिक्शन है, नीचे की ओर एम जी साइन थीटा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की अलोंग अपना सेंट्रीपिटल होगा। तो सोचो इस वाले पॉइंट पे अलोंग द सेंटर फ्रिक्शन है, अपोजिट टू सेंटर एम जी साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी अपन बैठा सकते हैं। तो अभी आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा डेंजरस पॉइंट लग रहा है? आई थिंक अभी ये ज्यादा डेंजरस है ना, हाँ यस और नो। हाँ क्योंकि सही है। बेसिकली AC इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे तो नेट फोर्स कम है ना, अभी यहाँ पे नेट फोर्स कम है तो कम स्पीड होगी, और यहाँ पे अपना नेट फोर्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब जो यहाँ पे अचीव हो सकता है वो तो हर पॉइंट पे अचीव हो सकता है, लेकिन ये अलोंग वाला दोनों सेम डायरेक्शन वाला यहाँ पे अचीव होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने इस स्पीड को निकाल दिया तो यहाँ पे स्लिप कर जाएगा, तो यहाँ पे बचाओ इसको। तो यहाँ पे बचाने का मतलब F माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से अभी जो भी वी आएगा सही आएगा, तो सोल्व कर रहा हूं मैं एक बार इसको। एम वी स्क्वायर बाई आर विल बी म्यू एम जी कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एम से एम काट दो, आई थिंक वी आर हियर विद द आंसर। वी विल बी अंडर रूट में आर जी कॉमन, म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। काफी जगह अभी इसका आंसर प्लस में गिवन है, क्या प्लस आएगा, वो बस ग्रेटेस्ट को देख के प्लस में सोल्व कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे यार कि स्पीड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, है ना, और स्लिप भी नहीं करवाना है, तो यहाँ बचाओ ना भाई, प्लस में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अभी पाथ फाइंडर में एकदम करेक्ट आंसर है इसका, एकदम हाँ करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 अभी सर ये वाला एक बार बता बता दें। देता हूँ, अभी कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कुछ रिजल्ट्स अब आपको वैसे भी याद हो ही गए होंगे जहां तक मुझे लगता है अभी, कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं था तो v का जो वैल्यू था v नोट जो क्वेश्चन में गिवन है वो था अंडर रूट आर जी टेन थीटा, याद है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई हाँ आर हाँ जी अभी, यस सर। है ना। और अगर मैक्सिमम की बात किए थे ना तो मैंने आपको वेक्टर ट्राइंगल से सिखाया था, ये बन जाता है आर जी टेंजेंट थीटा प्लस लैम्डा। और वी मिनिमम की बात करेंगे तो इसको मैंने मैक्सिमम में ही और थोड़ा सोल्व किया था, नोट्स एक बार खोल के देखना। इसमें बैंकिंग ऑफ रोड्स वाले टॉपिक में हमने हाँ किया था। हाँ सर, वो बैंकिंग वाले में हाँ टेन पता है थीटा मुझे। प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन थीटा, है ना। अपॉन हाँ हाँ यस सर। और अगर मिनिमम की बात करेंगे अभी तो मिनिमम में ओनली म्यू को माइनस म्यू करना था। अच्छा ठीक है सर, हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा वो, अभी मैं अभी थोड़ा अभी सोच। थोड़ा सा मुश्किल है अभी, सुनो इतना आसान नहीं है ये, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, है ना। ये नहीं इसमें वैल्यूज मैथ्स ही लगेगा ना। मैथ्स लगेगा अभी, बट स्टिल लाइक थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए एक बार, है ना। अभी वी नोट हो गया, वी मैक्स हो गया, वी मीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे ना तो हमारे पास सभी ऑप्शंस में 0.5 वी मैक्स प्लस वी मीन है ना। मतलब ये वी मैक्स प्लस वी मीन बाई टू है। इफ यू सी वेरी केयरफुली अभी, दिस इज एक्चुअली द अर्थमेटिक मीन ऑफ वी मैक्स एंड वी मीन, एंड अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, सो यू नीड टू अप्लाई दिस हियर, ठीक है। अभी आप डायरेक्टली हाँ जोड़ के दो से भाग करोगे तो आपने कैलकुलेशन कर ली। नहीं सर एक्चुअली मैं ये सोचता था कि लाइक मतलब यहाँ हमें आर जी टेन थीटा तो लाइक मतलब हर जगह गिवन है, तो हम लोग वैल्यूज डाल के नहीं कर सकते नहीं वैल्यू सीधा डाल के मतलब। अभी अगर आप सिंपल एडिशन करेंगे तो रूट में दो टर्म्स को कैसे ऐड करोगे यार, नहीं नहीं कितना नहीं मुश्किल। नहीं सर। अच्छा नहीं मतलब लाइक मतलब आर का वैल्यू ऐसे कुछ लाइक मतलब थीटा को अगर हम 45 डालते हैं, ऐसा हाँ मानना है ऐसा वैसे करते भी कर सकते हैं, बट हम इसको एग्जैक्टली सोल्व करना चाह रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हैं। इसमें आप हाँ AM हाँ इज मोर हाँ देन GM का लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद भी अभी उसके बाद भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। मैं एक बार बता रहा हूँ कि आप कहाँ पे आके अटक जाएंगे, ठीक है। मैं वही स्टेप लिख रहा हूँ सीधा डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम। 0.5 वी मैक्स प्लस वी मिन मोर देन इक्वल टू
आप अगर सोल्व करेंगे ना अभी, तो आर जी टेन थीटा का वैल्यू वी नोट के टर्म्स में पुट करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा, वी नोट अंडर रूट में आएगा, और यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस म्यू स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस म्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये तो कर लोगे ना अभी शायद, तुम दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है रूट में और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ये आ जाएगा। यस सर यस। जनरली ना अभी, जनरली देखो, एक्चुअल में ना पाथ फाइंडर में आंसर ये वाला गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में ना कुछ खास डेटा गिवन नहीं है। हालांकि अगर आप अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता पड़ेगा ये जो नंबर है 1 माइनस म्यू स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज अ नंबर विच इज लेस देन 1। अभी अगर ये लेस देन 1 होगा तो आप एक कंडीशन यहाँ से निकालेंगे जो आपको पता पड़ेगी। देखो मैं कर देता हूँ, 1 माइनस म्यू स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा तो क्या बनेगा सोचो, म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा मतलब cos इज मोर थीटा देन इज ग्रेटर। टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसका मतलब एंगल कितना बनेगा अभी सोचो एक बार, एंगल शायद लेस देन 45 बन रहा है। हाँ लेस देन 45 और यस। फिर जनरली, या तो अभी जनरली ना हम जो ये बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं वहां पे एंगल कितना होता है यार, 10 डिग्री 12 डिग्री भी नहीं होता, 45 से तो कम हमेशा ही होता है ना, अगर अपन प्रैक्टिकली थिंक करें तो। So in हाँ यस our daily प्रैक्टिकल। life, theta will be always less than 45 degrees. So this number is something that is less than, अभी this number is something that is less than what? Less than 1. तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा शायद, यहाँ तक मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी, यहाँ पे रूट नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा, 0.5 V max plus V min is more than V naught because as this number is less than 1। ठीक है अभी, तो अभी आपको आई थिंक पूरा आइडिया लग गया इस सवाल का, आप बना लेंगे राइट। हाँ हाँ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 अभी सही होगा हो गया सीरियसली। सर। मतलब नहीं सर, एक्चुअली ऐसा है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे सर के क्विज में था, मतलब सेम तो वो हो गया। ठीक है, अभी मैं ना थोड़ा सा समय देके इन क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूँ, 38 को भी, 39 को भी, ठीक है 40 ठीक को है। भी, 41 को भी, 42 3 4 है ना। तो तो ये भी होगा एक 42 बार मैं वाला। डिनर कर लेता हूँ अभी, है ना, जस्ट गिव मी 20 ठीक मिनट्स, है। है ना, हम दोबारा से अच्छा मिलेंगे और मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको कुछ अच्छा में भी सीखने को मिलेगा, मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा एक सेशन और लेके, ठीक है। तो मैं आपको मैसेज कर ओके दूंगा, ओके होपफुली ठीक है होपफुली सर। हम 20 मिनट के बाद मिलेंगे, 9:45 मान लो अभी मैक्सिमम, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके, यस अभी एम आई ऑडिबल। यस यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 38 अभी आपने बना लिया था क्या, आप बोल रहे थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है क्या, हेलो हेलो। हाँ यस यस सर। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आपने 38 नंबर क्वेश्चन बना लिया था क्या। हाँ सर। चलो तो एक बार अपन इस क्वेश्चन को फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, आपने कैसे सोचा थोड़ा बताओ मुझे एक बार, कैसा हाँ पाथ होगा सर। पार्टिकल का। सर मतलब सर मतलब इसका बात सर, मतलब बेसिकली सर ये प्रोजेक्टाइल जैसा हो जाएगा, मतलब सर इसका बात तो पहले सर, ये पहले ये पैराबोलिक हो जाएगा। पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक और है सर तो। ऐसे ऐसे से मैंने बाई इंट्यूशन लाइक, सर मैंने लाइक मैंने थीटा को मैंने 45 डिग्री ले लिया था। वो लाइक मुझे इसका एक्चुअल रीजन नहीं पता चल रहा है, बट लाइक मुझे ऐसा लगा कि वो 45 की, लाइक मुझे मुझे लाइक थोड़ा सिमेट्रिक फिगर लग रहा था, तो इसलिए। अच्छा आपने थीटा को 45 ले लिया, कौन से थीटा को आपने 45 लिया अभी वैसे। सर जो प्रोजेक्टाइल में सर जो प्रोजेक्शन एंगल होता है ना वो। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन। हाँ सर एक्चुअली, हाँ हाँ सर, इसमें एक्चुअली कुछ और इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था, तो मतलब मोस्ट जनरल केस तो वही लगा, तो मैंने 45 ले लिया। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं सर। ये वाला एंगल आपने 45 मान लिया, और ये एंगल भी आपने कितना मान लिया, 45। ये बोल रहे हैं क्या आप। ऑब्वियसली 45 पे फेंकेंगे तो 45 पे हिट भी करता है प्रोजेक्टाइल में, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर मुझे रीजन नहीं पता कि मैंने 45 क्यों माना है, यही बोल रहे हैं क्या अभी आप। चलो अभी आपने और क्या सोचा इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा मुझे बताओ, फिर मैं अपना पॉइंट आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार।
अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितने मीटर पर सेकंड होगा? ये हो जाएगा आई गेस 5/18 करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड। ऑन अ लार्ज uniform horizontal pavement perpendicularly towards a wall. To avoid collision, the driver takes a turn and finally runs the car parallel to the wall with the same speed. ठीक है, एक सेकंड अभी, एक सेकंड। Yeah. So now the question says to avoid collision, the driver takes a turn and finally runs the car parallel to the wall and with the same speed. ठीक है, coefficient of friction between the tires and the pavement is 0.6. ठीक है, acceleration of free fall is 10 meters per second square. ठीक है, लेकिन horizontal, ये प्लेन तो हमें horizontal ही मानना है, इसका मतलब gravity will be into the plane of paper. तो mg will be into the plane of paper और normal अपना outward हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूंगा तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं म्यू इंटू एम जी। तो कितना एक्सेलरेशन फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है मैक्सिमम, वो बात भी हम कर लेते हैं, वो बनेगा म्यू इंटू जी। वो आप निकाल लेंगे 0.6 इंटू 10 करके 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने अभी तक क्रैक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो कि फ्रिक्शन हमें दे सकता है। अभी मुझे डायरेक्शन का नहीं पता। एंड ऑल द लोड ऑफ द कार इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द फ्रंट एक्सल। इफ द टर्निंग प्रोसेस इज द फास्टेस्ट वन ऑन दिस पेवमेंट, चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें बोला कि जो भी ये प्रोसेस हुआ टर्निंग प्रोसेस वो बिल्कुल फास्टेस्ट वन है, इसका मतलब यहां से मुझे टाइम पे एक कमेंट मिल जाएगा कि टाइम टेकन विल बी मिनिमम, टाइम टेकन विल बी मिनिमम। ये वाली चीज यहां से मुझे पता लग जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन हमें दिया कि पार्टिकल का कार का पाथ कैसा होगा, टर्न लेते समय सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनिशियल डिस्टेंस of the wall must be greater than 7.5√2 meters। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर पाथ की बात करेंगे तो दो ही ऑप्शन है अपने पास, एक तो है सर्कुलर और एक है पैराबोलिक, एक है पैराबोलिक। चलो सर्कुलर होने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी थिंक करें, सर्कुलर होने के लिए अगर मान लो पाथ सर्कुलर होगा तो आई थिंक फ्रिक्शन को अभी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या बोलते हो, ये बात सही है? अभी सर्कुलर होने के लिए फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल देना पड़ेगा, राइट। और आई थिंक 30-30 की बात अगर चल रही है तो बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अलोंग द सेंटर हमेशा फ्रिक्शन को लगना होगा सेंट्रीपिटल देने के लिए, है ना। लेकिन इसमें अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही कि यार सर्कुलर मोशन वाला पाथ होगा। तो पैराबोलिक भी है, लेके अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि आपने बोला कि सर मैं पैराबोलिक मान लेता हूँ, लेकिन इसमें फास्टेस्ट वन बोला कि यार मिनिमम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इन दोनों को इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दूं एक लाइन, तो एक तरीके से ये अगर मैं ग्राउंड मान लूं कि ये अपना यहां से मैंने बॉडी को थ्रो किया 30 मीटर पर सेकंड से, तो कुछ अच्छी फीलिंग भी आ रही है कि यार 30 से हिट करा, वो 30 से हिट कर रही है। थीटा पे थ्रो करते हैं, थीटा पे हिट कर रही है। लेकिन पैराबोलिक पाथ तभी पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा भी लिंक करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से, कि अगर मैं एक बॉडी को यू स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो करूंगा और नीचे एक्सेलरेशन जी या फिर जो भी ए लग रहा है, तो उस केस में आप जानते हैं कि ये जो ए है उसकी डायरेक्शन हम सेम मानते हैं, है ना। वो इस लाइन के जहां से हमने थ्रो किया है हाँ ग्राउंड टू ग्राउंड उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा क्रैक करने की कोशिश करूं तो आई आई फील पर्सनली कि अभी ये ऐसे ऐसे अपना एक्सेलरेशन इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर हर पॉइंट पे लग पाया तो पाथ कैन बी पैराबोलिक। तो पाथ कैन बी पैराबोलिक और ये भी सेटिस्फाई बहुत अच्छे से हो जाएगा कि 30 पे फेंका और 30 पे ही आ गया, है ना। यू कैन सी कि यहाँ पे इसकी रेंज कंप्लीट हो जाएगी, 30 पे ही आ जाएगा, सेम स्पीड से फेंका सेम स्पीड पे हिट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एंगल पे फेंका सेम एंगल पे हिट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा तभी होगा जब हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन लगे परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है ना। और बेसिकली अगर ऐसा होगा तो एक बात और भी फोर श्योर हम कह पाएंगे कि जितना टाइम मुझे यहां से यहां तक लगा, यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा वही टाइम यहां से यहां तक का भी होगा। ठीक बात है, अभी वो टाइम यहां से यहां तक का भी होगा। ये बात क्लियर है अभी आपको? तो एक बार अपन यस सर। बात कर लेते हैं कि अगर सर्कुलर होता तो क्या कहानी होती, है ना।
और बेसिकली पैराबोलिक हो रहा है, तो दोनों में से किस में कम टाइम लग रहा है? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो सर्कुलर की भी हो सकती है अभी बेटा, पॉसिबिलिटी तो सर्कुलर की भी हो सकती है। अभी तो हम गैस कर रहे हैं कि पैराबोलिक होगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगी। एक बार दोनों ही केस में अपन चेकआउट कर लेते हैं कि यार किस में कम टाइम लग रहा है। अच्छा, अभी अगर सर्कल करेगा तो कितना सर्कल होगा, क्वार्टर सर्कल की हाफ सर्कल? आई थिंक क्वार्टर ना, व्हाट डू यू थिंक क्वार्टर, अभी? हाँ हाँ ऑब्वियसली, हाँ ये क्वार्टर सर्कल होगा। और 30 मीटर पर सेकेंड ही मान लूं तो टाइम टेकन कितना लगेगा? 2 पाई r/v, 2 पाई r/v, सही है। लेकिन डू वी नो द रेडियस? क्या हम रेडियस जानते हैं क्या? वेल वी डोंट नो। तो एक बार मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, टाइम टेकन यहाँ वाला। और पैराबोला में तो टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा शायद, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टाइम। और वो कितना बन जाएगा अभी? वो बन जाएगा 2 में 30 का कंपोनेंट आएगा 30/√2। और यहाँ पे अपोन में एक्सेलरेशन तो अभी 6 है, 6 लगेगा ना हर एक जगह के ऊपर, फ्रिक्शन ही देगा तो 6 आ जाएगा। ये टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है। और अगर सर्कल होगा तो एक इक्वेशन और मैं क्या बना सकता हूँ, बिकॉज मुझे रेडियस नहीं पता तो टाइम तो मुझे फिर भी निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन अभी अपन लगा सकते हैं कि फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल दे दे, फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल दे दे। इसका मतलब mv²/r इज गिवन बाय म्यू mg। तो m से m कट गया, ठीक है। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें? r का वैल्यू अभी हमें मिल रहा है v²/μg। तो यहाँ से t कितना बन जाएगा? हालांकि 2 पाई r/v नहीं करना चाहिए, अभी हमें पाई r/2 करना चाहिए ना क्वार्टर के लिए। तो यस क्वार्टर के लिए हमें, पाई आर बाई टू भी। हाँ एक बार मैं वैसे ही यस कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो थोड़ी सी हेल्प करो। पाई r/2 इंटू में v, तो बना पाई r की जगह हम लिखेंगे v²/μg। और नीचे आएगा 2v, v से v कट गया तो क्या बना? पाई है, v का वैल्यू आई थिंक अभी 30 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू कितना है? आई थिंक 0.6, मतलब 6 यहाँ पे 10 ऊपर, g है 10 और ये है 2। अभी कौन सा टाइम ज्यादा है एक बार देख के बताओ। ये 5 आ गया, 10 से 10 कट गया, 5 पाई/2। इसे अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 10/√2। ये इसका, फाइव, हाँ ये 5√2 हो जाएगा। ये 5√2 आ चुका है। और ये टाइम हाँ कितना है अभी? ये टाइम सोचो, ये टाइम है अपना आई थिंक 5, 7.85, 7.85, 5। और ये पाई/2 कितना होता है अभी अप्रोक्सीमेटली? पाई/2 3.14, 3.14, 3.14 3.14 के भाग में 2 बाई करेंगे तो कितना? बाई टू, तो फिर 7.85 हो जाएगा। और सर ये दूसरा वाला अप्रोक्सीमेटली 7 हो जाएगा। कौन और फिर ज्यादा है दूसरा अभी? वाला, सर सर ऊपर वाला, सर मतलब सर्कुलर सर्कल वाला। ज्यादा है ना? हाँ हाँ ये सर्कुलर वाला ये ज्यादा। ये वाला अप्रोक्सीमेटली कितना बैठ रहा है अभी, एक बार फिर से बताऊं मुझे। 7.85, 7.85, 7.85 और नीचे वाला? 7 मतलब 7.05। तो यू कैन सी कि अगर हम सर्कुलर पाथ लेते हैं तो टाइम टेकन ज्यादा लग रहा है, और अगर हमने ये वाली सिचुएशन बनाई तो अभी टाइम कम लगेगा। तो कैन आई से, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस लाइन, फास्टेस्ट वन, क्या हमें पैराबोलिक पाथ पे जाना चाहिए क्या? आई थिंक बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ए हो सकता है लेकिन मिनिमम टाइम के लिए हम ए को चूज नहीं करेंगे। अभी ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, चलो इतना यस हमने सर। क्रैक कर लिया। अब तो खैर सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सवाल बन चुका सर है, यू हो कैन। जाएगा, हो जाएगा, अब हो अब जाएगा तो हो आपको सर। जाएगा ना। यू का वैल्यू कितना है अभी? यू का वैल्यू है 30, थीटा सर हो इज गया था सर, 45। मैंने भी लाइक सर मैंने लाइक सीधा ही अप्रोच लगा लिया। कोई बात नहीं, अब तो आई थिंक ये तीनों पार्ट डन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 अभी, हाँ सर ये नहीं होना सर, अगेन अ मतलब गुड उसका। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे मैं बना रहा हूँ कि जब ये डंबल अपना, बेसिकली यहाँ से मैंने हल्का सा इसको स्लाइटली पुश करा तो क्या होगा? ये वाली जो बॉल है वो तो कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये वाली बॉल ओनली वर्टिकल आ सकती है कंस्ट्रेंट मोशन से, है ना अभी? तो किसी भी इंस्टेंट पे ऐसा डायग्राम बनेगा, दिस बॉल कैन मूव राइटवर्ड्स ओनली, एंड दिस बॉल कैन मूव डाउनवर्ड ओनली ड्यू टू कंस्ट्रेंट मोशन। ये बात क्लियर है? तो इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ। तो ड्यू टू कंस्ट्रेंट 1 कैन मूव ओनली डाउनवर्ड एंड 2 कैन मूव ओनली इन द राइट डायरेक्शन। क्लियर? इसका मतलब अगर 1 डाउन जा रही है तो ये अपना
हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, और अगर दो राइट में जा रही है इसका मतलब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अभी इतनी बात आप अग्री करोगे ऑफ कोर्स। अब अगर मैं एफबीडी बना दूं वन का, तो एक टेंशन फोर्स आप शो कर देंगे, कैसे भी शो कर दो कोई दिक्कत नहीं है, अवे फ्रॉम कर दो कैसे भी हालांकि ये रोड है तो अपन ऐसे शो कर देते हैं टेंशन को, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन टेंशन मैंने शो कर दी दोनों के ऊपर। एक इन दोनों का वेट लगेगा एम जी, आइडेंटिकल बोल से स्मॉल आइडेंटिकल बोल तो सेम एम जी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, एक नॉर्मल रिएक्शन बोल लगाएगी N1, एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगाएगा N2। ठीक है, अब यार अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वैनिश व्हेन द अपर बॉल लीविंग द बॉल। जैसे ही अपर बॉल लीव करेगी बॉल को, व्हाट आई थिंक N1 इमीडिएटली जीरो बन जाएगा कॉन्टेक्ट लूज होते ही। ठीक है, N1 जीरो बन जाएगा, N1 जीरो बन जाएगा, सही बात है। तो अगर आप इस वाली पहले वाली बॉल को देखेंगे तो टेंशन लगा ऐसे, N1 लग रहा था, अब वो जीरो हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी अगर एंगल मैं थीटा ये मान लेता हूँ, सपोज ये एंगल अपना थीटा 1 है, तो टी का ये कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, टी कोस थीटा 1। और ये तो अपनी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए टी कोस थीटा 1 को N1 होना पड़ेगा, बट N1 तो जीरो बन चुका है कॉन्टेक्ट लूज होने की वजह से। तो क्या टेंशन इमीडिएटली जीरो बन जाएगा, कैन यू सी, टेंशन विल बिकम जीरो इमीडिएटली, अभी यस नो। यस सर। तो इसका मतलब एक चीज तो मुझे पता लगा कि टेंसाइल फोर्स इन द रोड विल बिकम जीरो इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द अपर बॉल लीव द बॉल। ठीक है, ये बात मुझे क्लियर हो गई है। अब अगर मैं इस बॉल नंबर 2 की बात करूंगा, तो बॉल नंबर 2 पे टेंशन लगी है ऐसे, एंगल आप मान लीजिए थीटा 2। एंगल में रिलेशन मैं निकालने में अभी इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे चेक करना है कि क्या कहानी है। ठीक है, तो ऊपर है अपना N2, नीचे है अपना mg। ठीक है, अब t अगर अभी जीरो बन गया तो कैन आई से देर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल, यस और नो, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये बात समझे आप। टेंशन का ही तो एक कंपोनेंट था इस हाँ बॉल नंबर 2 पे हाँ हॉरिजॉन्टल हाँ में, नो हाँ। हॉरिजॉन्टल यस फोर्स। सर। और यस बॉल सर। 2 इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, कैन आई से एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉल विल बिकम जीरो। वर्टिकल में तो ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम में थी, वो तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी बेचारी, अब हॉरिजॉन्टल में फोर्स ही नहीं बचा। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन नहीं है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ लोअर बॉल विल आल्सो वैनिश जस्ट आफ्टर द अपर बॉल लीव द बॉल। क्लियर है, ये ऐसा अभी। हाँ हाँ। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन आई थिंक डन हो चुका है। ठीक नॉर्मल हो तो जाएगा। नॉर्मल तो जीरो नहीं हो रहा है, और ये देखो ये तो अप एंड डाउन तो मूव कर ही सकता है, बिकॉज इसके पास फोर्सेस हैं इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 40 अभी सो ये हो गया था। हो गया था। हाँ। यस कैसे सर। कैसे करा आपने इस क्वेश्चन को, ये एक्चुअल में, हाँ, जनरली 11th में हम ऐसे क्वेश्चन बच्चों को नहीं कराते हैं, जब आप 12th में चैप्टर पढ़ेंगे एक हाँ मूविंग। एक्चुअली इसमें से वो हेलिकल पाथ का वो मतलब उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ा ज्यादा आ गया था इसमें। हाँ, 12th में ना हम एक चैप्टर पढ़ते हैं अभी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो उस केस में चार्ज पार्टिकल का मैंने पाथ हेलिकल हाँ होता है, इस एक्चुअली पिच। से मैंने हेलिकल पाथ मैंने like पढ़ा हुआ है तो इससे मैंने हो गया था। हाँ, तो पिच विच हम वहीं पे जा डिफाइन करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या कहानी होती है। ठीक है, क्या कहानी होती है सुन लीजिए एक बार। तो एक मूविंग सर्कल ही होता है, हेलिक्स बेसिकली मूविंग सर्कल होता है। मान लेते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है, तो ये एक ऐसा हेलिकल पाथ बनता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन पिच बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक पूरा टाइम पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड है इसका, जितने टाइम में ये चक्कर लगा रहा है उतने टाइम में कितना वो आगे बढ़ा, कितना वो आगे चला, दिस इज बेसिकली पिच। सो पिच इज बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वाले केस में मैं बात कर रहा हूँ कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वन टाइम पीरियड में, वो पिच हो जाएगी। तो अगर आप इसको, अगर मैं इसका ये वाला पिक्चर बनाऊं, यहाँ से कोई बंदा ऑब्जर्व करेगा तो उसे क्या दिखेगा, तो इसको एक सर्कल दिखेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, और पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कितनी स्पीड से, कोई भी स्पीड गिवन नहीं है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि क्या स्पीड माने अभी,
सर्कुलर मोशन की स्पीड अपन कुछ भी मान लेते हैं, सपोज ये v या v1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और दिस इज द z एक्सिस बेसिकली। तो एक और स्पीड होगी इसके पास जो इसको ट्रांसलेट कराएगी, पिच लाने में हेल्प करेगी, तो वो मान लेता हूँ अंदर की ओर है v2। ठीक है, और ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि v2 कांस्टेंट है, v1 भी कांस्टेंट है, तो v2 के कोरिस्पोंडिंग कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं आएगा बिकॉज वो चला रहा है। v2 कांस्टेंट है, इसका मतलब v2 की डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन विल बी जीरो, बिकॉज vz जो कि v2 है वो कांस्टेंट है। लेकिन v1 तो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा रहा है, सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलेरेशन हमेशा होता है जो होता है सेंट्रीपिटल, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल एक्सेलेरेशन लगेगा, वो बनेगा v1 स्क्वायर बाई आर। ठीक है, v1 स्क्वायर बाई आर। अभी जहां पे दिक्कत हो मुझे रोक देना, क्लियर है? तो आई कैन सी कि v1 v2 और नॉर्मल एक्सेलेरेशन तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वी कैन इजीली डिफाइन बाय v नेट स्क्वायर बाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो v नेट क्या बनेगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, स्क्वायर भी है तो अंडर रूट नहीं लगाना, अपॉन में an। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a नॉर्मल, कितना बनेगा, a नॉर्मल हमारा बन जाएगा v1 स्क्वायर बाई r को ऊपर ले जाओ, तो बना r प्लस r v2 बाई v1 का होल स्क्वायर। अब मुझे कैसे भी करके बस ये v2 निकाल देनी है, और क्वेश्चन में पिच बोला है, h पिच है, तो पिच को ऊपर निकाल सकते हैं शायद। पिच को लाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला z वाला कंपोनेंट v2, और कितने टाइम में, वन टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड कितना होगा, ये टाइम पीरियड अपना होगा 2 पाई r बाई v1। v1 स्पीड से 2 पाई r चलने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई r बाई v1, तो ये पिच अपना बन जाएगा 2 पाई r बाई v1 इंटू v2। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v2 बाई v1, यू विल गेट द आंसर। अभी तो हो जाएगा शायद ना, v2 बाई v1 विल बिकम h हाँ बाई हाँ, पाई ये r। हो जाएगा। अभी तो डायरेक्ट वैल्यूज कर। हाँ, h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर r, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सर नहीं आए। नहीं आया, कोई बात नहीं। नहीं सर। थोड़ा बहुत आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है क्या, दो मासेस के बीच में कितना फोर्स लगता है? हाँ ये सर, तो अगर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो बिल्कुल g1 बिल्कुल, m2 अपन। और वो फोर्स अभी अट्रैक्टिव होता है ना, वो फोर्स कैसा अट्रैक्टिव, होता हाँ है, हाँ अट्रैक्टिव हाँ फोर्स हाँ, होता है। अट्रैक्टिव। तो अच्छा एफ वो वेक्टर, लगाना था वो, ठीक हाँ है सर। वो मैं सोचा ही नहीं। देखिए ये फोर्स दो पॉजिटिव मास, बिकॉज एक्चुअल में तो रियल में तो पॉजिटिव मास ही होता है, कोई नेगेटिव मास नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर के पास लिबर्टी होती है कि वो कुछ ऐसा थियोरेटिकल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकता है कि नेगेटिव मास होगा तो क्या होगा। खैर, ये अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस शो कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस शो कर रहा है, और जी m1m2/r² मैग्नीट्यूड है, माइनस आर कैप का मतलब क्या है, ये अट्रैक्टिव नेचर को शो कर रहा है। क्लियर, मतलब अगर आप एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर ये पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे आर वेक्टर, तो m2 पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं m2 के रिस्पेक्ट में ऐसे पोजीशन वेक्टर डिफाइन करूंगा, तो m1 पे अट्रैक्टिव फोर्स राइट डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा आर वेक्टर के अपोजिट में लगेगा। तो दिस नेगेटिव साइन शोज योर अट्रैक्टिवनेस। चलिए, आइए अब इसको ढंग से बनाते हैं अपन। पहले पार्ट, मैं 2-3 पार्ट कराऊंगा आपको, बाकी सब पार्ट क्लियर हो ही जाएंगे। आप पहले पार्ट को बहुत ध्यान से समझना। पहले पार्ट में बोला कि m1 भी नेगेटिव है और m2 भी नेगेटिव है। ठीक है, m1 भी नेगेटिव है और m2 भी नेगेटिव है। क्लियर, तो अगर मैं अभी सोचो, अगर अगर मैं बेसिकली फोर्स के फॉर्मूले में बात करूंगा, m1 m2 दोनों नेगेटिव हो गए, तो फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ा? आई थिंक कुछ फर्क नहीं पड़ा, देख पा रहे हो क्या? हाँ जी, m1 भी नेगेटिव, m2 भी नेगेटिव, तो हाँ नेगेटिव सर, नेगेटिव मतलब सर पॉजिटिव, डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स ऐसे होगा, इस पे लगने वाला फोर्स ऐसे होगा, है ना? और न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma होता है। एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा अगर मास पॉजिटिव है, लेकिन अगर मास नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट होगी। अभी कैन यू सी, F इज इक्वल टू ma, F पे वेक्टर होता है, A पे वेक्टर होता है, तो F की डायरेक्शन A वाली तब होती है जब मास पॉजिटिव हो, बट अगर मास नेगेटिव हो गया तो कैन आई से फोर्स विल बी अपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स तो मुझे पता लग गया, फोर्स तो मुझे पता लग गया, तो कैन आई से क्योंकि मास नेगेटिव है तो A1 लगेगा ऐसे और A2 लगेगा ऐसे। क्लियर है?
यस और नो? यस सर, यस। तो एज फार एज आई कैन सी अभी बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या कोई और ऑप्शन मैच करेगा, सोचो एक बार, क्या कोई और ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पे? वेल आई डोंट थिंक सो, एक और कर सकता है शायद। नहीं सर, कि बट बी विल एस्केप फ्रॉम ए, ऑफ कोर्स दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं तो एस्केप भी हाँ कर वही जाएंगे। मतलब, वो टूवर्ड अवे फ्रॉम ईच अदर वही होगा। तो ये क्यू एंड आर आई थिंक वेल अच्छे से मैच कर जाएगा, ठीक है। अगला एक पार्ट करेंगे अभी, आपको थोड़ा सा और कंफर्ट में रहेगा। बी पार्ट में बोला कि m1 इज मोर देन जीरो, m2 इज लेस देन जीरो, इसका मतलब m1 है पॉजिटिव, m2 है अभी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो फोर्स पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब अभी रिपल्सिव है ना, नेगेटिव मीन्स अट्रैक्टिव, और पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव, ये रिपल्सिव होगा, ये रिपल्सिव। ये मैंने फोर्स एफ एफ शो कर दिया। फोर्स अपन सेम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, फोर्स सेम लगेगा। लेकिन पॉजिटिव मास पर अभी जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्या वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी, बिकॉज पॉजिटिव मास है ना। नेगेटिव मास पे फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी a2, सही है, कैसा भाई? लेकिन यस क्वेश्चन में बोला कि सर। m1 का मैग्नीट्यूड और m2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो कहना इसे a1 तो होगा f बाई m1, a2 होगा f बाई m2, तो कहना इसे a1 विल बी a2। और अगर दोनों के एक्सेलरेशंस इक्वल हो गए हैं, तो क्या दोनों का सेपरेशन कभी चेंज होगा? नहीं सर। तो क्या होगा, क्या आंसर आना चाहिए इसका? बी फॉलोज ए विद द कांस्टेंट सेपरेशन, टी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड भी सोल्व कर सकते हैं। अभी थर्ड में क्या बोला, m1 है पॉजिटिव, अब तो अभी आइडिया मिल गया ना, यस सर। m2 है नेगेटिव, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव हो जाएगा शायद। तो फोर्स लगा F ऐसे, ये फोर्स लगा F ऐसे, पॉजिटिव मास पे जिस डायरेक्शन में फोर्स है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, नेगेटिव पे अपोजिट में। बट क्वेश्चन में बोला m1 बड़ा है m2 से, तो a1 क्या होगा, f बाई m1, a2 क्या होगा, f बाई m2। बट क्योंकि बड़ा है m1, तो कहना इसे a1 का वैल्यू कम होगा a2 से। तो a1 कम a2 ज्यादा, इसका मतलब a2 a1 से कोलाइड कर सकता है, मतलब ये जो 2 है वो a1 से कोलाइड कर सकता है। तो कहना इसे कि इसका आंसर आएगा S वाला, B फॉलोज A एंड फाइनली कोलाइड्स विद A, बिकॉज ये फास्ट आ रहा है, ठीक है। क्लियर है अभी? हाँ हाँ जी। सर, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ अब तो सर, आगे के पार्ट्स हो ठीक जाएंगे हो हो जाएंगे। जाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम्म। 42 नंबर क्वेश्चन। सर 42 में मतलब 42 वाला मतलब थोड़ा हो गया था ऐसे, मतलब लाइक मैंने से बाय इंट्यूशन किया। हाँ हाँ। बट सर 40 मतलब सर बाय इंट्यूशन ऐसे मतलब ऐसे देख के लेके से पता चलता है कि मतलब वो जैसे बेल्ट के रिलेटिव में वो स्ट्रेट लाइन होगा। बट लाइक ऐसे तो मुझे से लाइक अच्छे से नहीं हो पाया, लाइक चलो मेथड कर वाइज लेते हैं, नहीं। आइए कर लेते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन को। A horizontal conveyor belt is running at a constant speed Vb in this direction, you can see. A small disk enters the belt moving horizontally with a speed V naught. This is V naught. Perpendicularly to the velocity of belt. तो एक्चुअल में अगर आप इसको टॉप से देखेंगे, ये इसने 3D पिक्चर बना रखी है। तो अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा, इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे तो यहाँ पे VB है और इसके परपेंडिकुलर एक डिस्क एंट्री कर रही है विद द वेलोसिटी V नॉट। इस डायरेक्शन में हमें x मानना है और इस डायरेक्शन में हमें y मानना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू गिवन है, वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू 0.50, ठीक है। तो अगर मैं फ्रिक्शन के मैक्सिमम फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम की बात करूं, या फिर मैं एक्सेलरेशन कितना मैक्सिमम प्रोवाइड हो सकता है फ्रिक्शन से, मींस कितना रिटार्डेशन प्रोवाइड हो सकता है, वो कितना बनेगा म्यू इंटू जी। तो अभी वो बन जाएगा आई थिंक 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसने बोला कि पाथ पे क्या कमेंट कर सकते हैं डिस्क के ग्राउंड फ्रेम में, बेल्ट के फ्रेम में, तो सबसे इजी है, पहले यार अपन बेल्ट के फ्रेम में आ जाते हैं। तो लेट्स सी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम क्या कहानी होगी। बेल्ट के फ्रेम में ये वीबी का वैल्यू था ग्राउंड फ्रेम में 3, वीओ का वैल्यू है 4। तो बेल्ट के फ्रेम में बात करेंगे तो बेल्ट तो रेस्ट पे आ जाएगी, और पार्टिकल के पास एक्चुअल में तो 4 था ही, तो बेल्ट के फ्रेम में इसको 3 और मिल जाएगी अभी,
सही बात है क्या? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ डिस्क माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ठीक है, तो डिस्क की वेलोसिटी में बेल्ट की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दिया, सिंपली माइनस कर दिया, तो ये रिजल्टेंट अपना ऐसा आएगा 5 मीटर पर सेकेंड पे। तो बेल्ट के फ्रेम में पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और आई थिंक अभी पीछे की ओर इसके ऊपर यार फ्रिक्शन लगना चाहिए। यस और नो? फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे की ओर लगना चाहिए, तो फ्रिक्शन का यस वैल्यू सर। कितना अवेलेबल होगा? या फ्रिक्शन की वजह से आने वाला, मैं एक्सेलरेशन की बात कर लूं, ए आर बोल देता हूं इसको मैं, ए एफ बोल दो, ए बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हम बोल देते हैं, वो अभी बन जाएगा आई थिंक कितना, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द बेल्ट फ्रेम विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम में जाएंगे अभी, तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन तो अपने डायरेक्शन को नहीं चेंज करेगा ना। यस और नो? फ्रिक्शन तो सेम लगेगा। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में अगर बात करेंगे, ग्राउंड फ्रेम में अगर बात करेंगे, तो ग्राउंड फ्रेम में अपने पास ये जो डिस्क है उसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में 4 मीटर्स पर सेकेंड, यस बट सर। फ्रिक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ऐसे लगेगा ए ड्यू टू फ्रिक्शन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और हम जानते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, 4 मीटर्स पर सेकेंड आएगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया गलती से। और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं है, तो पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा अभी। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में होते तो स्ट्रेट लाइन होता, जो कि यहाँ पे था अपोजिट में, तो स्ट्रेट लाइन हुआ 1D मोशन। यहाँ तो 2D मोशन होगा, सो पाथ विल बी अ पैराबोला। ठीक है, अभी पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा। क्लियर है? आप इसको थोड़ा सा वैसे भी थिंक यस कर सर। सकते हैं, देखो आप इसको वैसे भी थिंक कर सकते हैं, कैसे देखना, आप यार इस पूरे सेटअप को 37 डिग्री घुमा दो यार एनालॉजी से। इसको आप 37 डिग्री घुमाएंगे तो व्हाट आई थिंक अभी 37 डिग्री घुमाने से जो ए है रिटार्डेशन, वो तो नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे पहुंच जाएगा 37 डिग्री पे। तो वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे। आई थिंक नाउ यू कैन विजुअलाइज कि ये पैराबोलिक पाथ ही होगा। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अभी तो लाइक लाइक का प्रोजेक्टाइल ही होगा तो प्रोजेक्टाइल ही हो गया अब पैराबोला तो। होगा। अब तो हाँ प्रोजेक्टाइल ही हाँ बन गया। हाँ, ठीक है ठीक है। अब तो कर ठीक है लेगा सर। अभी सारे पार्ट शायद ना। हाँ हाँ, हो जाएगा। ठीक, ठीक है, वो आएंगे चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब तो मिनिमम स्पीड भी निकाल पाओगे ना कितनी आएगी? कि टॉप पर यस। होती है मिनिमम स्पीड यू कोस थीटा। यू कॉस थीटा, हाँ वही। यू कोस 53, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो अभी तुमने पूरा पार्ट सोल्व कर लिया होगा आई थिंक, तीनों के हाँ तीनों। हाँ, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अपन ने बढ़िया मेथड सीख रखा है इसका, उससे ही करना, ठीक है? ये तो हाँ मैंने हाँ कराया हाँ, था। ये सर। ठीक है हाँ, बेटा, दोनों ये डन हो गया होगा। 45 वाला तो कर रहा है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50 का भी ये बना। हाँ जी। नहीं 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 हुआ। ये नहीं बना? क्वेश्चन पढ़ा आपने? इतना पेशेंस दिखाया आपने क्वेश्चन को पढ़ के समझने का? मतलब हाँ, सब वो थोड़ा लैंग्वेज नहीं समझ पाया था तो फिर छोड़ दिया। हाँ, एक्चुअल में ना इसमें थोड़ा सा ऐसी टर्म्स भी हैं जो, एक गियर शिफ्ट करना, है ना, गियर और तो शिफ्ट, थ्रॉटल वो सब क्या है, वो थोड़ा अजीब लग थोड़ा रहा सा ये अजीब है क्वेश्चन, है ना। फिजिक्स वाइज तो इतना टफ नहीं है, फिजिक्स वाइज तो बहुत आसान सवाल है ये। स्टेटमेंट वाइज हल्का सा वियर्ड क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ अभी, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है? बाकी आप इसको बनाइएगा अच्छे से। VT relation of a four-wheeler drive car running without any gear shift on a straight level road is shown in the following graph। मतलब बिना गियर शिफ्ट करे, मतलब जो गियर में गाड़ी है उसी गियर में गाड़ी चल रही है, अब आप एक्सलेटर दबाओ, नीचे करो, कुछ भी करो, आप स्पीड को तो चेंज करोगे लेकिन आपने गियर नहीं बदला, आपका गियर वही है। तो बिना गियर चेंज करे V और T के बीच में ये ग्राफ है। द इंजन इज रनिंग एट कांस्टेंट थ्रोटल एंड द व्हील्स आर मेंटेन्ड ऑलवेज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। इसका मतलब अपन फ्रिक्शन को हमेशा अभी कैसा मान सकते हैं? काइंड लिमिटिंग मान सकते हैं, ठीक है ना। इस लाइन से अपन क्या समझेंगे कि हमेशा स्लिपिंग करने वाले, मतलब फ्रिक्शन इज ऑलवेज लिमिटिंग। ठीक है, वरना अपन फ्रिक्शन का वैल्यू भी नहीं बता पाते, बिकॉज स्टैटिक भी तो फ्रिक्शन लग सकता है, बट इसने बोला दे आर ऑलवेज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, इसका मतलब फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग हियर। एयर ड्रैग ऑफ द कार ऑन द कार डिपेंड्स ऑन द स्पीड, वो तो हमें पता है कि एयर ड्रैग स्पीड पे डिपेंड करता है, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर इनिशियल फ्यू सेकंड। इसने बोला कि एयर ड्रैग
कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर इनिशियल फ्यू सेकेंड, इनिशियल फ्यू सेकेंड कोई दिक्कत नहीं। एंड द ग्राफ कैन satisfactorily be treated as a straight line in every 10 second interval। मतलब अभी 10 सेकंड के इंटरवल में हम इसे स्ट्रेट मान सकते हैं। तो सोचना, अगर अगर मैं 10 सेकंड, हर 10 सेकंड में से स्ट्रेट मान सकता हूं, तो हर 10 सेकंड में एक नई स्ट्रेट लाइन आएगी। और स्ट्रेट लाइन का मतलब अभी स्लोप कांस्टेंट होता है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्लोप कांस्टेंट। एक लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हर 10 सेकंड में कैन आई से इस 10 सेकंड का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा इस 10 सेकंड में। नेक्स्ट 10 में अलग स्लोप होगा, नेक्स्ट 10 में अलग स्लोप होगा, बिकॉज हमेशा अलग अलग लाइन बनेगी। और स्लोप कांस्टेंट का मतलब वीटी कर्व का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझे बात को? है अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा। अब सोचो एक्सेलरेशन में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एक तो फ्रिक्शन कंट्रीब्यूट करेगा और एक एयर ड्रैग कंट्रीब्यूट करेगा, दो ही तो फोर्स हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन से आप इनिशियल कुछ टाइम के लिए एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब अभी थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, यार क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने यार 2 सेकंड तक तो नेग्लेक्ट कर दिया और तुमने अगले 8 सेकंड तक नेग्लेक्ट नहीं किया? अगर ऐसा होगा तो नहीं यार सर, ये, नहीं नहीं ऐसा अगर नहीं हो ऐसा हो सकता। गया अभी तो स्लोप बदल जाएगा ना, एक्सेलरेशन बदल जाएगा। हाँ ये हाँ बदलने हाँ, का बट वो मतलब नहीं स्लोप बदलेगा। बदल जाएगा। 10 सेकंड तक यस स्लोप सर। नहीं बदलना है, इसका मतलब कहना इसे कि 10 सेकंड तक वी कैन नेग्लेक्ट द एयर ड्रैग। वेल यस, अप टू 10 seconds वी कैन नेग्लेक्ट द एयर ड्रैग। वो इनिशियल फ्यू सेकंड, अभी आई थिंक वो 10 seconds ही है। इसका मतलब 10 सेकंड तक सिर्फ क्या लगा होगा? 10 सेकंड तक सिर्फ फ्रिक्शन लगा होगा, और वो भी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। मतलब कहना इसे 0 से लेके 10 seconds तक का जो स्लोप आएगा दैट विल बी एक्सेलरेशन, और वो फ्रिक्शन देगा, मतलब वो म्यू इंटू जी होगा। पहला पार्ट अभी सोल्व हो चुका है। कितना बनेगा देखो स्लोप इसका? 10 पे 10 है ना, तो 1 आ जाएगा स्लोप तो। है अभी हाँ वन। इज इक्वल टू म्यू निकालना है और जी का वैल्यू 10 है। तो म्यू का वैल्यू इतने आसानी से 0.1 आ पॉइंट गया। वन, अच्छा ओके। ठीक ठीक है, है, हाँ सर हो जाएगा। हो करोगे जाएगा अभी करोगे। आगे करोगे? हाँ वो थोड़ा मिस हो गया था। हाँ ठीक है सर, मैं अटेम्प्ट करता आगे हूँ। कहानी इतनी आसान नहीं है दोस्त। आपको याद है हमने एक हाँ क्वेश्चन किया? हमने सर क्वेश्चन मैं किया था अटेम्प्ट करता हूँ, एक्चुअली मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था इतना अच्छे से। आप अटेम्प्ट करना। अभी मैं आपको थोड़ा सा और अभी आइडिया दूंगा, सुन लीजिए एक बार। अभी आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो हमने एक क्वेश्चन किया था अभी काइनेमेटिक्स में, ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन जहाँ पे सेम प्रोफाइल फॉलो हो रही थी कुछ सेकंड के, 1 सेकंड के गैप वाली। याद है अभी? 1 सेकंड के गैप के बाद सेम प्रोफाइल फॉलो हो रही थी। कुछ वेलोसिटी की प्रोफाइल गिवन थी और वो बोला कि 1 सेकंड में कुछ ऐसा हुआ, फिर सेम प्रोफाइल फॉलो हो रही है, तो किसने कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर की किससे? ऐसा हमने एक सवाल किया था एमसीक्यू में, एक बार चेक करना पाथ फाइंडर वाली कॉपी अपनी, ठीक है? उसमें चेक करना, हमने एक क्वेश्चन किया था। और मैंने कहा था, अब मैंने स्पेसिफिकली ये कहा था कि इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन अगले चैप्टर में भी यूज होगा। और थर्ड पार्ट में कुछ ऐसी बात बोली है, कितनी कम डिस्टेंस कार मूव करेगी 100 सेकंड में एज कंपेयर टू द केस विद नो गियर शिफ्ट। तो आपको ये पैराग्राफ मैं समझा देता हूँ अभी क्या मतलब है। अ ड्राइवर द ड्राइवर शिफ्ट्स गियर वंस आफ्टर एक्वायरिंग सम स्पीड। कुछ स्पीड एक्वायर करने के बाद ही वो गियर शिफ्ट करेगा। ये बिना गियर शिफ्ट का ग्राफ है। गियर शिफ्टिंग रिक्वायर्स अ पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड, मतलब उसको आधी सेकंड लगते हैं गियर शिफ्ट करने में, ड्यूरिंग विच द इंजन रिमेन्स डीक्लच्ड सो दैट द कार डिसलरेट्स ड्यू टू एयर ड्रैग ओनली। तो मान लेते हैं कि उसने किसी भी टाइम टी नोट पे गियर शिफ्ट करना चाहा, तो उसको टी नोट प्लस 0.5 सेकेंड्स तो में तक तो वो गियर शिफ्ट ही करेगा। यहाँ पे ओनली इतने टाइम में अभी सिर्फ क्या लगेगा? एयर ड्रैग लगेगा। ओनली एयर ड्रैग लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझे बात को? यस और नो? क्वेश्चन को हाँ पढ़ो एक हाँ बार। यस सर। अगर हमने टी नोट हम्म। टाइम पे गियर शिफ्ट किया, तो उस टाइम अच्छा पे तो तो ओके ओके 0.5 ओके। सेकेंड तक ओनली डिसलरेट करेगी गाड़ी एयर ड्रैग की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हाँ हाँ। उसके बाद तो यार एयर ड्रैग भी तो होगा उसके बाद एड्रैग भी, हाँ। प्लस फ्रिक्शन भी होगा। ठीक सब है, बढ़िया। एयर ड्रैग को हम कैसे निकालेंगे मतलब? अभी वो अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक बार एक सिचुएशन समझा रहा हूँ, वो अपन अच्छा निकाल अच्छा लेंगे अच्छा, ओके ग्राफ ओके, से, वो ठीक अपन है ठीक ग्राफ है। से निकाल लेंगे।
अच्छा हाँ ना। ग्राफ, ओके सर। वैसे हालांकि नीड भी नहीं पड़ेगी एयर ड्रैग को निकालने की, बिकॉज हर स्पीड पे वो अलग अलग होगा, है ना। मैं आपको समझा रहा हूं कि एयर ड्रैग होगा यहाँ पे जब अपना गियर शिफ्ट हो रहा होगा, क्योंकि इसने बोला कि गियर शिफ्टिंग के ड्यूरिंग में ओनली द कार डिसलरेट ड्यू टू एयर ड्रैग। तो 0.5 सेकंड लगते हैं उसको गियर शिफ्ट करने में, तो ये वाला टाइम अपना गियर शिफ्टिंग का है। ठीक है। तो गियर शिफ्टिंग के टाइम पे ओनली अपना एयर ड्रैग लगेगा, बिकॉज अपना इसने बोला कि इंजन जो है वो डिक्लच्ड हो जाता है। फिर आफ्टर द गियर शिफ्ट द क्लचेस आर रिलीज एंड द कार फॉलो द सेम वेलोसिटी प्रोफाइल एज शोन इन द फिगर विद द डिले ऑफ 1 सेकेंड। अब देखो अभी सोच के देखना, 0.5 सेकेंड उसको लगे गियर शिफ्ट करने में, और 1 सेकेंड का डिले है, फिर उसको सेम वेलोसिटी प्रोफाइल को फॉलो करना है। मतलब अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ वी नोट थी, तो फिर से इसकी वी नोट होगी। टोटल 1 सेकेंड का गैप है, तो कहना इसे इसको 0.5 सेकेंड अभी और लगे होंगे यहाँ पे। यस और नो अभी? और ऐसा करने के लिए यस सर, फ्रिक्शन को आगे हाँ। लगना चाहिए। ऐसा करने के लिए अभी फ्रिक्शन को आगे लगना चाहिए, यस और नो? यस सर। तभी तो होगा। ऐसा करने के लिए अभी फ्रिक्शन को आगे लगना चाहिए, ये वाली बात आपको क्लियर हो रही है क्या? यस सर। और आई विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये बात हम रोटेशन में भी सीखेंगे कि जो गाड़ी का टायर होता है ना, अगर उसकी टेंडेंसी मान लेते हैं ऐसे घूमने की है, तो ये पॉइंट पीछे जाना चाहता है, तो इस पॉइंट की स्लिपिंग पीछे की ओर हो रही है, तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा। तो कुछ यहां पर भी ऐसा हो रहा होगा, जैसे ही इंजन चलूगा तो टायर ऐसे घूमेगा। टायर अगर ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट की टेंडेंसी पीछे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा। तो इस 0.5 सेकंड तक फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा और एयर ड्रैग पीछे लगेगा। ठीक है। अब आपको बताना है कितना, कि कितने टाइम पे गियर शिफ्ट किया गया, मतलब आपको ये टी नोट का वैल्यू बताना है अभी। अब थोड़ा बहुत सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। बना पाओगे इस क्वेश्चन को अभी, ठीक है अभी? यस सर। ओके, सो डिस्कशन इज कंप्लीटेड आई थिंक। सो नेक्स्ट मोमेंट पे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, राइट? ओके सर, सर तो मतलब अभी वर्क है जी। या राइट राइट अभी राइट, एकदम एकदम। ओके सर, थैंक यू सर।